सबकी फीड में एक ही तरह की रील आ रही है कि चाइना पागल हो गया है और वो प्रोडक्ट्स वैसे बना रहा है। चाइना को ये पता है कि अमेरिका को 245% टैरिफ देने से अच्छा है इंडिया को 10% कम पर माल बेच दो। 28 लाख का बैग मैं तो नहीं खरीदूंगा, तो मेरे लिए वो रील मुझे बहुत सूदिंग लग रही है। वाह कितना अमीरों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। सही बात है। लेकिन जो अमीर है ना वो रील नहीं देखता बॉस। आपने बहुत बार देखा होगा पिछले कुछ समय में बहुत सी जगह पर हरा रंग पोत करके उसको मजार मीनार जो भी रूप दिया वो पोत दिया गया। बहुत सारी जगह पर एनक्रोचमेंट के नाम पर ये चीजें की गई, बिकॉज लॉ कहता था कि अगर ये यूज में है तो ये वक्फ है। उस समय का कानून ये कहता था अगर वक्फ की संपत्ति है तो फिर उस संपत्ति को आपको छुड़वाने के लिए आपको क्लेम पत्र में ये कहना पड़ेगा कि ये संपत्ति मेरी है। आप अगर शिकायत करने इसकी जाएंगे तो ना तो हाई कोर्ट सुनेगा ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद है अंकित अवस्थी सर। आप सब इन्हें जानते ही होंगे भाई। सर बहुत ही फेमस टीचर हैं यूट्यूब पे और इनके वीडियोस है बहुत वायरल जाती है जियोपॉलिटिकल मुद्दों के ऊपर। स्टूडेंट्स को ये पढ़ाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स, किसी भी सब्जेक्ट में इनसे बात कर लो, इनको फुल कॉन्फिडेंस है। इन्होंने खुला हाथ दे रखा है हमें आज कि आप कुछ भी पूछो। सर एक गवर्नमेंट ऑफिसर भी रहे हैं, अभी 6 महीने पहले इन्होंने रिज़ाइन करा है। उस मुद्दे पे भी आज हम बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। ज़्यादा इंट्रोडक्शन में दे नहीं पाया सर आपका, क्योंकि हमारा डिसाइड हुआ था कि हम ऑन कैमरा ही बात करेंगे सारी। तो ये मैं डिस्क्लेमर पहले दे देता हूँ कि ये पहला पॉडकास्ट ऐसा होने जा रहा है जिसमें गेस्ट और होस्ट दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत कम जानते हैं जी। और ये हम लोगों ने अपनी टीम से कह के रखा था कि कोई भी किसी को ज़्यादा डिटेल नहीं देगा। हाँ, दोनों अपने प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानते हैं। आप अपना अच्छा डरावना कंटेंट बनाते आए हैं, लोगों को काफ़ी सारे एंटरटेनिंग फनी कंटेंट डालते आए हैं। तमाम तरह की ऑडियंस को मैंने इनके चैनल्स के थ्रू देखा है, बढ़िया लोग एंगेज हो रहे हैं। तो ऐसे में मेरी टीम ने मुझ तक और इनकी टीम ने इन तक हमारे काम को तो पहुंचाया है, नाम को नहीं पहुंचाया है। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए आप अपने आप को, आपका नाम बताएं। सर मेरा नाम है सर यही स्टाइल है आपका, मुझे लग रहा है वीडियोस में भी और स्टूडेंट्स के साथ भी आप ऐसे करते हो अपने। सर मेरा नाम दीपक है। ओके। शुभम। पीयूष। अब आपको लग सकता है कि ये हमने क्राफ्ट किया है, सच्चाई है, और ये आप चाहें तो हम अपने धंधे की सौगंध खा के बोल रहे हैं कि हमने एक दूसरे के साथ इस बात को टॉप सीक्रेट रखा था। बिल्कुल। चलिए शुरू करिए। दीपक, शुभम और सर कौन है शुभम, बताना एक बार शुभम कौन है। शुभम आप हो। ठीक है। सही है। सर ये सर मैं पीयूष हूँ। पीयूष। हाँ। ये शुभम है, ये दीपक है। ठीक है, बस हो गया, नाम मत पूछना। सर जब आपकी टीम ने आपको ये बताया कि भाई इनके चैनल पे तो एक तो ये भूत वाला कंटेंट और एक तो ये पॉप स्टार को भी लेकर आए, हाँ। तो आप कैसे अग्री हो गए कि भाई हाँ मैं आप एक टीचर हो, आपको लोग लुक अप टू करते हैं भाई इन्फॉर्मेशन के लिए। ये आपने बहुत सही कहा। और इवन मैंने मेरी टीम से पूछा भी, मैंने कहा भाई भेज कहाँ रहे हो, तो बोले सर इस चैनल पर जाके आओ, ये बहुत डाइवर्सिफाइड कंटेंट डाल रहे हैं और इनकी डाइवर्सिटी में पॉर्न स्टार्स भी हैं, तो इनकी डाइवर्सिटी में भूत भी हैं, तो जियो पॉलिटिक्स की बात करने वाले लोग भी हैं। और मेरा मानना है ना कि ऑडियंस जब आपके प्लेटफॉर्म पर कुछ सुनने आई है और आप लोग प्रयास कर रहे हो कि उन तक उनके डाउट्स दूर करवाए जाएं, आप तीनों इस चीज़ को, इवन एक बहुत अच्छे क्रिएटर हैं पैसेंजर परमवीर जी। मैंने उनका भी कंटेंट आपके साथ मेरी टीम ने साझा किया और मुझे बड़ा एंगेजिंग लगा। वो अपने ट्रैवल व्लॉग्स के बारे में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। सर हमें बहुत पसंद है ट्रैवल के बारे में बात करना ना, क्योंकि हम खुद भी बहुत करते हैं। हाँ सेम हेयर, मैं भी बहुत करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मुझे ये लगा कि एक्सपीरियंस शेयर करने का एक अच्छा मंच है। हाँ। और टीचर के अपने एक्सपीरियंस होते हैं। सर हमारा भी यही पर्पस होता है, रियल टॉक का जो हमारा पर्पस मेजरली यही होता है कि हम सोसाइटी में जो चल रहा है वो दिखाएं, बी इट फ्रॉम एनी फील्ड, कुछ भी हो। जैसे आपने बोला कि यहाँ पर चारा डरावना है, कोई स्पिरिचुअल पर्सन आता है, कोई भी आता है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी यहाँ पे आए हैं। इस पे बस मेरा जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, मैं ऊपर करके बैठ जाऊंगा पैर। बिल्कुल सर, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। मोटापा बहुत दिक्कत करता है। सुनो भाई, अब पंडित जी के प्रवचन सुनो। तो मुद्दा कुछ यूं है, अरे भाई आ जा यार। तो भक्तों बात कुछ इस तरह से है, जब अपन ने बात की ना कि पॉप स्टार्स के बारे में, कि लोग उनके बारे में क्या चर्चाएं करना पसंद करते हैं, सुनना क्या पसंद करते हैं, हम वैसी चीज़ें डाल रहे होते हैं, तो मैं इसमें कंटेक्स्ट देता हूँ, इस पर भी आप सब लोग बैठ के अपन चर्चा करते हैं। समाज की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में लोग खुलकर बातें नहीं करते। दो तरह की बातें हैं उसमें, कुछ लोग ये मानकर नहीं करते कि नहीं
ये कर्टन के पीछे होने वाली बातें हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एक पति पत्नी की बातें वो सामाजिक रूप से नहीं कर सकते। मित्र जो आपस में बात कर रहे हैं वो बातें वो पेरेंट्स के साथ साझा नहीं कर सकते कि हमने पापा मम्मी के सामने जो बात करनी है। आप में से भी बहुत सारे लोग इस बात को लेके बहुत कॉन्शियस होते होंगे कि पेरेंट्स के सामने गाली ना निकल जाए। सही बात सर, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, घर पहुंचते हुए फिल्टर आ जाएगा दिमाग में, वो निकलेगा ही नहीं। हाँ, लेकिन अब क्या हो रहा है ना कि इस कंटेंट क्रिएशन की दुनिया ने उन फिल्टर्स को हटा करके, इवन जो बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने गाली नहीं दे रहा है वो बच्चा कैमरे पे आकर खूब गाली दे रहा है और वही कंटेंट उसके पेरेंट्स भी शेयर कर रहे हैं। आज जिन भी क्रिएटर्स को कोट अनकोट, हम किसी के बारे में यहां पर बिचिंग करने नहीं बैठे हैं, बट द पॉइंट इज कि अगर आप इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं और पेरेंट्स से जिसको आप छुपाकर चल रहे थे फिर उसे आप डाल रहे हैं, तो उसका एक शॉक वैल्यू तो है कि वो तुरंत लोगों तक पहुंचेगा कि अरे ये ऐसा कैसे बोल सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपके इस मंच पे बैठ के कोई गाली दे देता हूँ, हो सकता है तुरंत ये रातों रात वायरल हो जाए कि अरे अंकित सर ने ये कैसे बोल दिया। बट अगेन, ये बात वो पहली बार नहीं बोल रहे हैं कि ऑन कैमरा, और आप लोगों के बीच शायद पहली बार बोल रहे हैं। इम्पैक्ट शॉक का क्या है कि मैंने ऑन कैमरा ये कैसे कह दिया, है ना। समाज में इस समय जितना भी कंटेंट जो मुझे लगता है जिसको रातों रात हाइप मिलती है वो वैसा ही है। गलती कहाँ होती है, एक बार उस पसंद को, उस चाहत को लोग सुनकर वैसा ही करने निकल पड़ते हैं। जैसे आप क्रिंज कंटेंट में कहते हैं, कुछ लोग बाल काले नीले पीले करा के नाचने लगे, कुछ औरत बन के नाचने लगे, तमाम चीज़ें जो चलने लगी वो कैसे आई कि इसको मिलियन में वायरलिटी मिली है तो हमें भी मिल जाएगी। ये जो वायरलिटी का जो बुखार है ना, इसने कंटेंट का लेवल बहुत गिरा दिया। अदरवाइज कंटेंट क्रिएशन इतना अल्टीमेट फील्ड है। मैं आजकल एक बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर को देख रहा हूँ, इंडिया का ही है, के क्रिएट्स के नाम से है। आप हाँ, देखा डॉक्यूमेंट्री फॉर्मेट में, बहुत तगड़ा कंटेंट, और उन तक पहुंचाना, ये बात अगर पहुंच पाए, बहुत अच्छा कंटेंट बना है। हाँ सर, बहुत जबरदस्त करते हैं वो, देखा हमने। कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटेंट में रियल में इन डेप्थ मेहनत कर रहे हैं। तो होता यह है ना कि आपकी सस्ती लोकप्रियता उन कंटेंट क्रिएटर्स को जिन्होंने बहुत मेहनत करके रच बस के कंटेंट बनाया है उनको ओवरशैडो कर जाती है। ऐसे ही एक इंटरव्यू लेते हैं समदीश, अगर आपने देखा हो, उनका अपना एक अंदाज है ना, तो वो बहुत हिट करता है। कि तो मेरा कंसर्न है कि कंटेंट क्रिएशन इस डेमोक्रेसी की कह लीजिए या इंटरनेट की दुनिया की कह लीजिए और हमारे समय की कह लीजिए, वो वरदान है जिसका अगर बहुत अच्छे से उपयोग हो तो समाज को बेहतरीन चीज़ें दी जा सकती हैं। सस्ती चाहत बड़ा जहर ला सकती है और समाज को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सर, कंटेंट से मेरे को अभी आजकल कंटेंट में ही देखे तो बहुत सबकी फीड में एक ही तरह की रील आ रही है कि चाइना पागल हो गया है और वो प्रोडक्ट्स वैसे बना रहा है। तो वो वाली रील आई आपकी फीड में, एक्सपोजिंग वाली? हाँ, हमने भी वो उसके ऊपर डाला था कि 28 लाख का बैग था, चाइना वालों ने उसको बताया कि देखो ये तो 28,000 का भी नहीं बनता, लेकिन इसमें ब्रांड का टैग लगा और ये महंगा हो गया। बट क्या ये नई बात है क्या? कोई नई बात जितनी नहीं। भी कंपनी है वो केवल उस टैग को लगाने का, आज इस फोन पर ये जो निशान बना है ना, इसको हटा दो, शायद इस फोन को कोई भी चाइनीज फोन हो जाएगा, चाइनीज फोन हो जाएगा और खरीदने से पहले 10 सवाल कर लेगा। सही बात है। सही बात यह है सर कि वो चाइना द्वारा प्रमोटेड जो वीडियोस हैं वो उस मार्केट को जो टैरिफ के चलते बुरी तरह इम्पैक्ट हुए हैं, उन लोगों को ये बताने के लिए डाला जा रहा है कि देखो आप लोगों को अमेरिका ब्रांड के नाम पर कितना ठगता है। लेकिन क्या वाकई में ये बात इतनी ही सही है जितनी वो लोग कर रहे हैं? इस पर एक पक्ष है, वो पक्ष ये है, ब्रांड बनने में ना सालों लगती हैं। सही बात। प्रोडक्ट बनने में हो सकता है कि कुछ महीने लगें। ब्रांड को बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। Correct. ना जाने कितने कंपटीशन से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कोई ब्रांड बनता है। आज आप लोगों को इस तरह बैठा देखकर ना जाने कितने ही लोग अपने सोफे तलाश रहे होंगे कि यार ऐसे तो हम भी बात कर सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं कि इस तरह तक पहुंचने में भी कितने सैक्रिफाइसेस लगे हैं। आप लोगों ने कब कब अपनी चाहतों को कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा। सबके अपने अपने कुछ विजन्स होंगे, कुछ एस्पिरेशंस होंगी, उनको कॉम्प्रोमाइज़ करके इस ट्रायो को बना के आप लोग चल रहे हो। दैट मीन्स आज आपकी ये जो ब्रांड मेकिंग जर्नी है ना, इसकी जो कीमत है, इसको आप केवल सोफे और माइक और लाइट की कीमत से नहीं नाप सकते। सही बात। आजकल आप देख रहे हैं हर दूसरा आदमी पॉडकास्ट करने बैठ जा रहा है। उसे लग क्या रहा है कि खर्चा ये है, लेकिन खर्चा ये नहीं है। एग्जैक्टली चाइना जो दिखा रहा है कि खर्चा 28,000 में बन रहा है 28 लाख वाला बैग, नहीं,
बैग का खर्चा नहीं है जनाब, उस टैग का खर्चा है। पर सर ये चीज यूएस को इम्पैक्ट कर रही है या यूएस तो बिकॉज उन्होंने ऐसे रिएक्ट तो करा नहीं इस चीज पे, तो आपको क्या लगता है करेगा? थोड़ा सा नेगेटिव साउंड हो जाएगा लेकिन सच्चाई क्या है, अंगूर खट्टे हैं बचपन में सुना था। 28 लाख का बैग मैं तो नहीं खरीदूंगा, तो मेरे लिए वो रील मुझे बहुत सूदिंग लग रही है। वाह कितना अमीरों का बेवकूफ बनाया जा रहा है। सही बात है। लेकिन जो अमीर है ना वो रील नहीं देखता बॉस, और जब वो रील नहीं देख रहा तो वो उससे क्या ही इम्पैक्ट नहीं फर्क कर पड़ रहा है। तो सबको अपने अपने तरीके का पोषण सर मिल रहा मुझे है। लगता है अमीर को फर्क भी नहीं पड़ता ये बना कितने का होगा, वो पैसा ही उस चीज को जानते परखते उस स्टोर में जाकर अगर वो उठा के ला रहा है। अमीरी जो है ना वो जरूरत से ऊपर लग्जरी में शिफ्ट हो जाती है, और लग्जरी का मतलब ही ये है कि मैं कितना ब्रांडेड हूं। अदरवाइज जरूरत तो सरकारें भी आजकल पूरी कर ही दे रही हैं ना, अनाज बांट करके, शेल्टर्स दे करके, सब कुछ तो दे रही हैं। लेकिन लोग अपने पूरी लाइफ में यही तो अपडेट कर रहे होते हैं कि मैंने कितनी लग्जरी अपने साथ ऐड की। लग्जरी की वैल्यू को वो अपनी सफलता मानता है। पर सर आप देख रहे हो वैसे जब से ये चीज़ें मुद्दा गर्म हुआ है, चाइना की एकदम से कंटेंट फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया की तरफ। कभी किसी उसकी रील आ रही है ब्रोकर की जो सामान भिजवा देगा, कभी वहाँ की ट्रेन्स की रील आ रही है, कभी वहाँ इंफ्रा की रील आ रही है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं। तो यूएस क्योंकि वहाँ की कंपनी है इंस्टाग्राम, तो वो स्टॉप क्यों नहीं कर रहा है चाइनीज़ कंटेंट, क्योंकि वो तो सब कुछ ही मैनिपुलेट करता है। देखो अगर ये दो क्वेश्चन है इसमें और दोनों के आंसर थोड़े डिटेल हैं। पहला क्वेश्चन तो ये था कि चाइना इस तरह का कंटेंट इन्फ्यूज़ कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है। दोनों का आंसर पहले देते हैं फिर इंस्टा पर चलेंगे। तो पहला, कंटेंट इन्फ्यूज़ क्यों कर रहा है, तो ये तो सबको पता है कि जिस तरह से उस पर टैरिफ लगा है उसका माल खरीदने के लिए उसे प्रमोशन करवाना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है, मेरा कोर्स निकला तो मुझे कोर्स के प्रमोशन के लिए 4 और वीडियो बनाने पड़े। मुझे भी हो सकता है कि लोगों तक काम पहुंचाने के लिए 2-4 लोगों से बोलना पड़ा कि यार देख देना इसको। तो इसका मतलब प्रमोशन इटसेल्फ अपनी एक वैल्यू रखता है, इसको परफॉर्मेंस मार्केटिंग कहते हैं अपनी बाजार की भाषा में। अब दूसरा आता है चाइना को ये सब इंडिया में क्यों करना पड़ रहा है। इंडिया लार्जेस्ट मार्केट है, पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के अनुसार अगर हम पीपीपी मॉडल पर चलते हैं तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की, जो हम सबसे ज़्यादा सामान खरीदना पसंद करते हैं। तो ऐसे में हमारे जैसे बाजार को सस्ते माल का अगर नाम दे दोगे तो हम तो खरीदार बन जाएंगे। चाइना को ये पता है कि अमेरिका को 245% टैरिफ देने से अच्छा है इंडिया को 10% कम पर माल बेच दो। इंडिया वाले क्या करेंगे, इंडिया वाले अपनी दुकान बंद करके चाइनीज माल को बढ़िया से कंज्यूम करेंगे और अपनी ब्रांडिंग करके इसको अमेरिका को बेच देंगे। तो रीराउटिंग ये हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, सर ये भी बहुत पहले से होती आ रही है वैसे। अरे भाई, रशिया ने जब हमारे साथ तेल का डील किया था तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया तेल के इंपोर्टर से एक्सपोर्टर बन गया था, और ये बड़ा सरप्राइजिंग था। यूएस और यूरोप ने रशिया से तेल और गैस मंगवाने पर पाबंदी लगवाई, इंडिया ने तेल गैस अपने यहाँ मंगवा लिया, तेल मंगवा लिया, और यहाँ से हम यूरोप के एक्सपोर्टर हो गए। तो आप देखेंगे कि हमने रीराउटिंग कर दी। चाइना उस रूट को बहुत अच्छे से जानता है कि इंडिया को सस्ता माल टिकाओ या अपना भी बंद कर देंगे और ये यहाँ से खरीद के वहाँ बेच देंगे। इंडिया ने मिडिल मैन की जर्नी बहुत अच्छे से फॉलो की है। कोरोना का टाइम अगर आपको याद हो तो कोरोना के टाइम पे इंडिया ने दवाओं के मामले में वर्ल्ड के अंदर बड़ी इमेज क्रिएट की थी कि हम बढ़िया दवाएं बना रहे हैं। दवा बनाने में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है जिसको API कहते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। मतलब हमारी दवा के अंदर जो मसाले डल रहे हैं ना, जिनसे कोर में वो बनकर आ रहा है, तो उस API को बनाने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है API का, और हम दुनिया के अंदर जेनरिक दवाओं के बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। तो हम मसाला मंगाते हैं चाइना से, यहाँ दवाओं को पैक करते हैं पैकेजेस में, बढ़िया प्राइसेस के साथ उन्हें बेच देते हैं। तो इंडिया चाइना से इस तरह से रीराउटिंग करके पहले से भी माल बेच रहा है। और जेनेरिक के अंदर अभी जब ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की तो उन्होंने एक लाइन बोली थी कि मैं फार्मा सेक्टर को फिलहाल के लिए बाहर रख रहा हूं। इस बात को सुनते ही 2 दिन में फार्मा के शेयर बहुत तेज चल गए थे। फार्मा को क्यों छोड़ा उन्होंने, क्योंकि इंडिया जेनेरिक दवाएं बहुत सस्ती और दुनिया को बहुत आसानी से उपलब्ध कराता है। लेकिन फिर ट्रंप को याद दिलाया गया, ऐसा करके आप फिर से चाइना की ही हेल्प कर रहे हो। तो 2 दिन बाद ट्रंप फिर आते हैं और फिर एक लाइन बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फार्मा पर मैं जल्दी ही सोचूंगा और बताऊंगा कि क्या करना है। फार्मा के शेयर धाड़ से नीचे आ गए। दैट मीन्स रीराउटिंग पाथ चाइना वालों को पता है। इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के केस में भी आप देखो, कोरोना टाइम पर आप लोगों ने और हमने सब ने जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यूज़ किए थे, चाहे फ़ोन्स हों चाहे लैपटॉप्स हों, भर भर के वो चाइनीज़ इंपोर्ट थे। लेकिन हमने क्या किया, उस चाइनीज़ इंपोर्टेड सामान से कुछ प्रोड्यूस करके अपने यहाँ काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खड़े कर लिए, चाहे एड टेक में हो चाहे सर्विस सेक्टर में हो।
जी। इंडिया में चाइनीज गुड्स से रिप्रोड्यूस करके जो वैल्यूज क्रिएट की जा रही हैं, इंडिया इसलिए उसका कभी विरोध नहीं करता। इंडिया कहता है ठीक है, इंपोर्ट बिल ज़्यादा है लेकिन हम अपनी वैल्यू बढ़िया बना रहे हैं। करेक्ट। और सर जैसे ये भी बात बहुत ज़्यादा आती है सोशल मीडिया पे, रील्स पे, कि चाइना अपने एप्स बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, यूएस के नहीं करता, बहुत ज़्यादा उसमें मोनोपोली करी हुई है अपने उसमें। और इंडिया के लिए कहते हैं कि इंडिया बाहर के यूज़ कर रहा है, यूएस के भी कर रहा है, चाइनीज़ भी कर रहा है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए सिचुएशन में, थोड़ा बताओ आप। मैंने इस पे हाल ही में एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था कि चाइना और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे। इवन चाइना हमसे 2 साल बाद आज़ाद हुआ था और 1990 तक हम लोगों की जीडीपी ऑलमोस्ट सेम थी। आज लेकिन चाइना हमसे 5 गुना बड़ी जीडीपी है। चाइना ने जो काम किया आज वो इंडियन गवर्नमेंट करने का प्रयास कर रही है। जैसे मतलब इकोनॉमिक्स की भाषा में 3 सेक्टर होते हैं असल में। एक सेक्टर होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक टर्शरी। प्राइमरी सेक्टर में है जिस चीज़ को आप हाथ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है। सेकेंडरी में क्या होता है कि जैसे आपने एग्रीकल्चर से कोई चीज़ प्रोड्यूस की, अब उसी के अंदर जैसे चिप्स के लिए आपने आलू को फूड प्रोसेसिंग में डाल दिया, टमाटर को जैम में डाल दिया, सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर होता है कि आपने प्रोडक्ट तो बना दिया और फ़ोन करके पूछ रहे हो भाई साहब कैसा लगा। तो टर्शरी सेक्टर, जैसे आजकल जो अपन जिस सेक्टर में, दैट इज टर्शरी, हम प्रमोशन कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट का कि सर ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये लेना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि टर्शरी सेक्टर सप्लाई को प्रभावित कर रहा है, प्रोडक्शन को जो होकर आया है उसको इंक्रीज कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है या सेल दे रहा है। तो इंडिया ने 1990 के बाद जब ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन अपनाया था, तो हमने एक बहुत ज़्यादा फोकस किया था इस बात पर कि हम सर्विस सेक्टर को बहुत बूम करेंगे। मतलब दुनिया वाले जिसको जो बनाना है बनाओ, हम अपने यहाँ के लोगों को बढ़िया हेल्प करना सिखाएंगे। और उसी हेल्प को आजकल अपन लोग बीपीओ बोलते हैं, कॉल सेंटर बोलते हैं और कंसल्टेंसी बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पर गुड़गांव, नोएडा के अंदर जितने भी ऑफिसेज हैं जो 1 by 1 के बेंच पे चल रहे हैं, 2 by 2 के बेंच पर चल रहे हैं, वो है क्या? हाँ सर, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, बन के सब यूएस से बोल रहे हैं लेकिन बैठे गुड़गांव में। इसमें से स्कैम का भी वो हो गया। सब चीज़ें बाईपास। देखो हर चीज़ में जो भी है ना, मतलब जो नोबल बनाने वाला था, नोबल पुरस्कार जिसके नाम पर दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबल, उसने टीएनटी बनाया इसलिए था कि माइंस को फोड़ेंगे, लेकिन लोगों ने लोगों को फोड़ दिया, है ना। तो जो बीपीओ है उसका उपयोग होने लगा था कि भाई सर्विस सेक्टर को सपोर्ट करना है, लेकिन लोगों ने उसका उपयोग फर्जी कॉल में भी किया। एनीवे, तो चाइना ने क्या किया, वो उस टाइम पर मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहा था और हम लोग सर्विस सेक्टर पे फोकस कर रहे थे। जब मोदी जी आए थे, जब उन्होंने बोला ना मेक इन इंडिया पर जोर दो, तो ये मेक इन इंडिया था क्या असल में कि भाई यहाँ बनाओ, क्योंकि पता है कि जब तक बनाओगे नहीं तो बेचोगे क्या, अपना माल बिकना जरूरी है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं आप सबसे पूछूं कि आपका अपना प्रोडक्ट का नाम क्या है और आपसे पूछो कि आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करते हो, दोनों में जो फील है ना उसको लेके देखो। प्रोडक्ट प्रमोट करके भी पैसे कमाते हो और प्रोडक्ट अपना बना के भी पैसे कमाते हो, लेकिन लेटर ऑन ज़्यादा बड़ा कौन बन सकता है? अपना प्रोडक्ट बनाने वाला। और बोलो। बट सर एक इंस्टाग्राम वाला सवाल रह गया। हाँ, इंस्टा तो सर जैसे चाइनीज का तो इंस्टाग्राम यूज ही नहीं करते वहाँ के लोग, पर इंस्टा पे चाइनीज कंटेंट आ रहा है, तो ये कैसे हो रहा है और यूएस रोक क्यों नहीं रहा इस एल्गोरिदम को? देखो यूएस को ना एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि दुनिया में उसे केवल यूएस में नहीं चलना है, उसे पूरे वर्ल्ड में चलना है। उसका बाजार पूरी दुनिया है। अगर दुनिया में एक बार भी ये मैसेज चला गया कि ये अपना प्रोडक्ट ही प्रमोट करते हैं, तो कोई भी इनके प्लेटफॉर्म पर नहीं आएगा। आज अमेजॉन पे, अच्छा सोचो, आज आप यूट्यूब पर बैठकर यूट्यूब को ही गाली दे लो, वो कुछ नहीं करेगा। सर डीमोनेटाइज कर देगा। सर यूट्यूब को गाली देने पे नहीं करता। अच्छा, यूएस को देने पे करता है वो। यूएस को भी मत बोलो, आप ऐसा बोलो कि उनकी पॉलिसीज हैं कि आप किसी तरह से मानवता को गाली ना दे रहे हैं। सर जैसे आपने परमवीर का नाम लिया था ना, तो उन्हीं की वीडियो थी जिसमें हम न्यूयॉर्क की डर्टी साइड को एक्सपोज कर रहे थे, तो वीडियो हो गई वो, और परमवीर के पूरे यूएस टूर की वीडियो उन्होंने डिमोनेटाइज कर दी थी। ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। मेरा तो पाकिस्तान का हर दूसरा वीडियो डिमोनेटाइज होता है। पाकिस्तान का भी बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं ना देश में, तो वो लोग क्या करते हैं, रिपोर्ट मार देते हैं। ठीक है, अमेरिका के केस में भी यही होता है। अमेरिका अपने एक रिपोर्ट को भी बहुत सीरियसली लेता है। अब सोचो कि आप कंटेंट क्रिएटर इंडिया के हैं, इंडिया के यहाँ से होकर के आप यूएस का वीडियो बना रहे हैं, लेकिन एक इंडियन ऐसा भी है जो वहाँ की सिटीजनशिप ले चुका है, लेकिन उसके रिश्तेदार अगर ये वीडियो देखेंगे तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। वो वहाँ बैठ के आपके वीडियो को रिपोर्ट मार दे रहा है। अच्छा। और उनका एक रिपोर्ट भी जनाधार है। सही बात। अरे यार यूएस से रिपोर्ट हो रहा है, इसका मतलब कुछ जरूर ऑफेंसिव है।
उनके एल्गोरिदम में ये टाइम थोड़ी है कि वो ये देख रहे हैं कि इतने हजारों कंटेंट क्रिएटर्स में से कौन यूएस को वो तो सर वीडियो भी डालते तो वहां पैसे भी ज्यादा ही मिलते हैं, हर चीज ज्यादा ही है उधर। उनके यहाँ ये होता है कि यूएस से कौन रिपोर्ट हुआ है, अरे यार फिर तो बड़ी बात है, यूएस वाले ऑफेंस फील कर गए तो बड़ी बात है। और वो कौन से भाई लोग हैं जो यहाँ से कभी डंकी रूट से कबूतर बन के गए थे, वहां पहुंचे, अब उनको अपने समाज में इज्जत चाहिए कि मैं तो न्यूयॉर्क की गलियों में ऐश करता हूं। उनके घर वाले ये वीडियो भेज रहे हैं, अब वो तो उनके वाले गंदगी देख है। तेरा बेटा क्या करता है, तो वो वहां बैठ कर रिपोर्ट पहले मैं तेरे को रिपोर्ट करता हूं। तो कहानी कुछ यूं है भाई। वैसे सर ये तो है, हर चीज हर जगह हो रही है, लेकिन बदनाम इंडिया को बहुत ज्यादा करा जाता है। जितनी डेमोक्रेसी होगी, जितना आपके पास बोलने की आज़ादी होगी, आप हर तरह का वक्तव्य रखने के लिए फ्री होंगे। इसलिए एजुकेशन को बहुत ज़्यादा आगे रखा जाता है। आप जितना एजुकेटेड होंगे, आप खुद से तय करेंगे कि मुझे ये कंटेंट डालना है, ये कंटेंट नहीं डालना है। जैसे मैंने अभी आपसे आते ही क्या कहा, जब पॉर्न का विषय शुरू हुआ तो ये मेरा एजुकेशन ही था, जो मैं आपसे ये कह रहा था कि क्या, कि देखो ये कंटेंट उठ तो सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली आप अगर इस बात को समझें कि ये क्यों नहीं डालना चाहिए, ये किससे समझ में आएगा, आपके एजुकेशन से समझ में आएगा। करेक्ट, मतलब ओपनली वैसे इन मुद्दों पे कोई बात नहीं करेगा, घर बैठ के सब कंज्यूम करेंगे, देखेंगे। एक मूवी आई थी बहुत अच्छी, उस पर मैंने बकायदा खुद ने एक पॉडकास्ट किया, डॉक्टर्स को बुलाया, और OMG 2 थी अगर मैं सही हूं, जिसमें एक बच्चे के ऊपर अक्षय कुमार ने सेक्स एजुकेशन पे वीडियो था। मैंने प्रॉमिस किया था अपने सेशन में कि मैं आपको इस पर्टिकुलर विषय के लिए डॉक्टर्स बुलाऊंगा, तो मैंने बकायदा डॉक्टर्स बुलाए, 4 डॉक्टर्स बुलाए, और उन सब बातों पर खुल के बातचीत की। तो अगर आपका कंटेंट वाकई में एजुकेशन देना है तो ये बुरी बात नहीं है, आप लिटरेसी दे रहे हैं, लोगों के मिथ दूर कर रहे हैं, लेकिन हाँ, ये किस मकसद से किया जा रहा है ये थोड़ा सा इम्पैक्टफुल होता है कि कल को कोई ये मोटिवेट ना हो जाए कि हाँ भाई इसमें तो सब कुछ चलता है। सही बात है सर। जैसे अभी हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, इसको भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि हम मेक इन इंडिया बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे खास, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस तो है ही नहीं। अभी वो रिसेंट कंट्रोवर्सी भी हुई थी पीयूष गोयल वाली कि यार तुम क्या इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हो, चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हो लोगों को, उनको काम दे रहे हो और स्मॉल बिजनेसेस बंद करा रहे हो। और एस्ट्रोटॉक जैसे स्टार्टअप्स इंडिया में फेमस हो रहे हैं, वो डीप सीक बना रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। तो आपका इस पे क्या टेक है मेक इन इंडिया पे? इस पे ना मतलब बहुत वाइड टेक है, पक्ष और विपक्ष बताए बिना आप एक आंसर नहीं दे सकते। बीइंग ए टीचर मैं एक आंसर नहीं दे सकता। बट आपका पर्सनल थॉट प्रोसेस क्या है? मेरा कोई पर्सनल नहीं है। डिसअपॉइंटेड हो मेक इन इंडिया जैसी चीज? मैं आपको बताता हूँ, मैं इतना ज़्यादा इस प्रोसेस के अंदर हो चुका हूँ, बिकॉज बीइंग ए सिविल सर्वेंट हम लोगों की ये ट्रेनिंग होती है कि आपको इम्पार्शियल टू गवर्नमेंट होना है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के साथ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हुए सलाह देनी है कि ऐसा नहीं ऐसा भी हो सकता था। आप अगर सही मायने में आपने सिविल सर्वेंट होते हुए एथिक्स पढ़ा है तो आप सीखेंगे कि यार नहीं, आपको कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी बात मास को इस तरह प्रभावित ना कर दे कि सरकार के लिए वो चुनौती हो जाए। आप सोचें, मैं जिस समय कंटेंट क्रिएट करता था उस समय मेरे स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी और केंद्र में एनडीए सरकार थी। मैं कंटेंट कैसे बनाऊं? लेकिन सक्सेसफुली कंटेंट बना, क्योंकि आपको सिविल सर्वेंट होने से एक बात पता चली कि आपको कंटेंट में क्या ध्यान रखना होता है। एनीवे, अब आता है सवाल आपका कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को लेकर या मेक इन इंडिया को लेकर के। तो मैं आपको एक बहुत अच्छा फैक्ट देता हूं। इंडिया ने 2029 का टारगेट लिया हुआ है कि हम 50,000 CR का एक्सपोर्ट करेंगे डिफेंस सेक्टर में। अच्छा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2013-14 में हमारा कुल डिफेंस इटसेल्फ प्रोडक्शन 364 करोड़ का था। आज हम लोग 1,61,000 करोड़ का डिफेंस में प्रोडक्शन इंडिया में कर रहे हैं, 23,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आज का डेटा दे रहा हूं मैं आपको ये। आज इंडिया 1.5 लाख करोड़ का माल डिफेंस में खुद बनाकर 23,000 करोड़ का माल एक्सपोर्ट कर रहा है। वर्ल्ड के टॉप 25 एक्सपोर्टर्स में शामिल हो चुका है। जहां हम नेट इंपोर्टर हुआ करते थे, अब हम एक्सपोर्ट में भी हाथ आजमा रहे हैं। क्या ये मेक इन इंडिया जैसे विजन के बिना संभव था? अब दूसरी लाइन, एक लाइन जो बार बार पूछी जाती है कि ये ग्राउंड पे तो दिख नहीं रहा। असल में ये जितने भी इंपैक्ट है ये एक दिन में नहीं आते। अगर कभी नेहरू जी ने IITs बनाए थे तो IITs बनाने का इंपैक्ट सेम डे नहीं दिखा। आज लेकिन पूरा US या सिलिकॉन वैली IITian से भरकर बैठा है। तो IIT का इंपैक्ट, एजुकेशन का इंपैक्ट, पॉलिसीज का इंपैक्ट डे 1 में नहीं आता, ये बहुत दूर जाके असर डालती है। मैंने क्या कहा,
1990 में इंडिया का एलपीजी रिफॉर्म और चाइना के द्वारा उस समय एजुकेशनल रिफॉर्म्स और अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बल देना आज उन्हें 5 गुना आगे ले गया। उस समय कोई पूछता भाई आप ये क्या कर रहे हो, तो इंडिया क्यों बोलता है कि हम आने वाले, हमारा लक्ष्य है कि हम डेवलप्ड इकोनॉमी बनेंगे। कैसे समझ में आता है हमको ये बात? क्योंकि हमको पता है कि अब हमने राइट स्टेप उठा लिए हैं। अब आते हैं पीयूष गोयल जी वाली बात पे। निश्चित ही उनका बयान बहुत से लोगों को डीमोटिवेट किया कि जो कुछ नहीं कर रहे कम से कम उनको तो रोजगार दे दिया। आज गिग इकोनॉमी के नाम पर चाहे स्विगी जोमेटो चल रहे हैं, इन्होंने रोजगार तो दिया, नहीं तो ये सब लोग रील देख रहे थे। अब वहीं दूसरी तरफ आपकी तरफ से क्या सपोर्ट दिया गया, ये एक बड़ा सवाल बना कि सर आप मंत्री बने बैठे हैं, चाइना के अंदर एक इकोसिस्टम है, सरकार के द्वारा दिया जाने वाला एज ऑफ बिजनेस है, लोन्स हैं, आप क्या दे रहे हो? तो ये दोनों ही प्रश्न एक साथ आते हैं। जो लोग कर रहे हैं उन्हें आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए मंत्री महोदय कि आपने सरकार की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज दे दी। हाँ, आपने मोमेंटम दिया, लेकिन उस मोमेंटम में एक बात यह भी थी कि 5 साल में स्टार्टअप को प्रूव भी करना है कि मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। तो इजी प्रूव कहां से होता है? सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग में तो सर आज आप प्रोडक्ट बनाएंगे, अगले साल मार्केट में जाएगा, तीसरे साल फीडबैक आएगा, तब तक तो आपकी कंपनी बंद हो लेगी और कोई फंडिंग भी नहीं देगा। मैंने अगेन वही कहा, ये ब्रांडिंग की खेल है। ब्रांड बनने के बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग पता चलता है कि बड़ा है। आज Xiaomi का मोबाइल है साहब, चाइनीज मोबाइल अपन यूज करते थे पहले। अपन क्या कहते थे? चल जाए तो गम नहीं और बंद हो जाए तो क्या नहीं, क्या क्या डायलॉग होते थे, है ना? लेकिन उन लोगों ने कंसिस्टेंटली इंडिया के बाजार में Xiaomi को 10-15 साल तक बेचा। आज आप देखो उनका कोई भी मोबाइल आता है सेल के अंदर तुरंत खत्म हो जाता है। ब्रांडिंग टाइम लेती है, मैन्युफैक्चरिंग लंबा प्रोसेस है। उनके सर ब्रांड्स की भी, जैसे ओप्पो हो गया, वो काफी सारी फैक्ट्रीज इंडिया में भी उन्होंने खोल ली हैं। बनी ना सर, क्यों? क्योंकि होता ये था ना, पहले इंडिया को ये विश्वास था कि प्रोडक्ट एक दिन आएगा, अगले दिन नहीं आएगा। लेकिन जब उन्होंने कंसिस्टेंटली इस विजन को लिया कि 10 साल तक आप हमको देखते रहोगे, आईपीएल देख रहे हो, चाहे आप टेस्ट मैच देख रहे हो, सब जगह आपको वही ब्रांड दिख रहा है, तो आपको यकीन हुआ ना कि ये प्रोडक्ट टिकने के लिए आया है, ये टोपी पहना के जाने वाला नहीं है। सर, जब ईज ऑफ बिजनेस की बात हो रही है तो आजकल इंडिया और दुबई का बहुत कंपैरिजन हो रहा है कि भाई दुबई शिफ्ट कर लो, कोई लोग अपने बिजनेसेस वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, कई लोग वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली वो चीज़ सही है इंडियंस के लिए बाहर मूव आउट करना? यार देखो, या फिर वाकई में इंडिया में बिजनेस करना आसान नहीं है? ये सच है? मैं दुबई कई बार जा चुका हूँ और केवल इस बात को ही जांचने गया हूँ। आपके सवाल का सही जवाब देने के लिए मैं राइट पर्सन बन के बैठा हूँ। इसीलिए पूछ लिया मैंने। मेरे मुंह पे लिखा होगा ना कि लग तो शेख जैसे रहे हो, थोड़े ज्यादा मोटे हो गए हो। नहीं कि बिजनेस इतना तगड़ा चल रहा है, टैक्स बचाने की तो सोची होगी। तो मैं एक एक चीज पे खुल के बताता हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, दुबई की अगर आप तारीफ करें, दुबई बहुत खूबसूरत जगह बन चुकी है और लोग जा रहे हैं एंड ऑल। तो इंडिया में न जाने कितने दुबई हैं, कितने दुबई हैं। मैं बोल रहा हूँ गुड़गांव का जो अपना एरिया है ना, वो डीएलएफ साइबर अपने आप में एक दुबई है। बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, नोएडा, चाणक्यपुरी, ये सब अपने आप में एक दुबई है। भाई दुबई है कितना सा छोटू सा दुबई है। मतलब आप फ्लाइट में जाके देखते हो तो आपको शर्म आती है कि मैं इस जगह के लिए इतना प्रयास कर रहा था क्या। बट अब ये तो हुआ एक एस्पेक्ट कि इंडिया और दुबई का कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। हम लोग फार 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 आगे हैं, हर तरह से आगे हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने क्या किया, एक ऐसी कॉलोनी बनाई जिसके अंदर आपने कहा कि नियम राजा के चलेंगे। अब नियम में सबसे पहले प्रॉमिस क्या दे दी? सिक्योरिटी। आपके पास 2 पैसे हैं ना भाई साहब, तो चिंता होती है कि इसे कोई छीन ना ले जाए। नोएडा में आप लोग जेन सेट बाहर इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि डर ये भी है कि रात को पता चले उठ के। नोएडा में सर कुछ भी हो सकता है, किवाड़ी वाड़ भी उखाड़ के ले जाके। अंडरपास की सर, अंडरपास में टाइलें लगी थी वो तक। अरे हमारे ऐसे मतलब नहीं। तो ये जो आपके मन में भाव है ना, आपने जो कहा कि सर हम इसलिए नहीं रखते, वो रीजन दूसरा है सर। इसलिए आपने भी शायद छत पे रखा हुआ है। तो कुल मिला के बात ये है कि आपको वहां पर ये विश्वास दिलाया गया कि आप यहां पर इन्वेस्ट कर दो, ये इन्वेस्टमेंट आपके लिए सेफ है। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, आप भी सेफ हैं। और इसका प्रयोग ऐसे होता है, मैं खुद भी करके देखा। मैं एक बार टैक्सी में था और मेरा बैग मैंने टैक्सी में ही छोड़ दिया और उसी में मेरा लैपटॉप और पासपोर्ट छूट गया। और हम सीधा होटल में अंदर घुसे और रात को घूमने निकल लिए। शाम 7-8 बजे के आसपास ये एंट्री किए थे।
दोस्त को बोला हुआ था कि लगेज तू देख लेना, मैं नीचे ही इंतज़ार कर रहा था कि आ जाओ यार चलते हैं यहीं से, लेट हो चुके हैं ऑलरेडी। हम निकल लिए। रात को जब 3-4 बजे हम लौट के वापस आए, मैंने चार्जिंग के लिए अपना लैपटॉप का बैग ढूंढा। मैंने कहा कहाँ है भाई, तो सब एक दूसरे का मुंह देखें कि कहाँ है। वहाँ बैग नहीं था। अब टेंशन, आप सोचो कि इंडिया वाला फियर फैक्टर, ये मेरा फर्स्ट टाइम था दुबई का, और पासपोर्ट जा चुका है। ऐसे में आपकी हालत क्या हो सकती है, या आप इंडिया में अगर हो तो और बेहतर तरीके से समझ सकते हो कि सही बात हो गया। सर हमारे साथ सेम चीज दुबई रहकर भी होगी, तो हम समझ सकते हैं आपके साथ क्या हुआ है। मैं समझ रहा हूँ भाई। मैं आता हूँ नीचे, और इंटरेस्टिंगली उस दिन के बाद मुझे पता चला कि दुबई में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप रिसीप्ट लेके उतरो। अगर टैक्सी को पेमेंट कर रहे हो तो रिसीट ले लो, सो दैट आपके पास पता तो रहे कि आप कौन सी टैक्सी के नंबर में आप 5-7 टैक्सी बदलते हो। मैं होटल वाले के पास नीचे उतर के आया। मैंने कहा यार मेरे साथ ऐसा हो गया। बोले बिल्कुल पैनिक मत करो। कैमरा खोला, टाइम बताओ क्या था। मैंने कहा ये था। उसके कैमरे को जूम किया, कार नंबर निकाला, सीधा उन्होंने पुलिस को कॉल किया और कहा कि इस टैक्सी के अंदर इनका सामान रह गया है। पुलिस ने मेरी प्रेजेंस में 5 मिनट के अंदर मेरा कॉल टैक्सी वाले से कनेक्ट करा दिया। वो एक पाकिस्तानी था। अपना टेंशन हाई। मैं कहा अब तो नहीं आना। और गलती से इसने नाम खोज के गूगल कर लिया तो कत्ता ही नहीं आना। ठीक है, अब भाई टेंशन तो पूरी थी, लेकिन दुबई की पुलिस पर इतना ट्रस्ट विकसित हो गया था 5 मिनट में कि यार ये ड्राइवर से कनेक्ट करा दिए। तो वो ड्राइवर बोला कि सर मैं बहुत दूर आ चुका हूँ, लगेज आपका साथ में है, मैं आपका लगेज देने सुबह आऊँगा, तो आपको जो ट्रैवल में मेरा पैसा लगेगा वो देना है। मैंने कहा यार तू सामान ले आ, लैपटॉप बहुत महंगा है, उसमें पासपोर्ट भी है, मैं तेरे को पैसा दे दूँगा। वो इस लालच में कि पैसा देने पे यह हाँ कर दिया है, उसने पर्सनली खुद के नंबर से फिर कॉल किया मुझे और मुझे ऑफ़र किया कि सर अगर आप ज़्यादा अर्जेंसी में हैं तो इतना पैसा लूँगा और मैं आपका सामान ले आऊँ। पाकिस्तानी आदत से वहाँ पे भी लाचार था। तो मैंने कहा भाई तू आ जा, मैं तेरे को पैसा दे देता हूँ। वो बंदा लाने के लिए वहाँ से निकला और मेरा बैग कुछ ही मिनटों के अंदर मुझे वापस दे गया। फिर मैंने स्टाफ से पूछा, होटल स्टाफ से, मैंने कहा यार ये कैसे किया तुम लोगों ने, मतलब ये कैसे हुआ? तो बोले सर इस टैक्सी की डिग्गी में भी कैमरा लगा है, आप जहाँ बैठते हो वहाँ भी कैमरा लगा है, 3 कैमरे इस टैक्सी में हैं, आपसे अगर कोई अभद्रता करेगा वो भी उनको पता चल रहा है। तो मुझे समझ में आया कि मेरे जैसे आदमी को अगर आपने ये डे 1 पे ही एक्सपीरियंस दे दिया कि हम सिक्योर हैं, तो सेफ्टी तो भाई हर 2 पैसे कमाए हुए आदमी की पहली नीड है ना। रोटी कपड़ा मकान के बाद अब सुरक्षा है। आज हम अपने देश में देखते हैं कि बड़े बड़े बाहुबली हों या फिर छोटे भैया नेता, सब अपने साथ एक बाउंसर लेके चलते हैं कि भाई मेरे को कोई थप्पड़ ना मार जाए, क्योंकि नेता यहाँ थप्पड़ खूब खाते हैं। ऐसे में अगर आपको ये फील वहाँ दिला दी जा रही है, तो पहला तो आपके दिमाग में किक यही आ गया कि आप सेफ हो। सर सिक्योरिटी तो एक बहुत बड़ा रीजन है। चलो दुबई से अट्रैक्ट हो रहे हैं लोग, इंडियंस जा रहे हैं, टैक्स ऑल्सो, एंड जो रिटर्न वहाँ पे है इन्वेस्टमेंट पे, मतलब इंडिया में भी है, चलो समझ में आता है, बट वहाँ पे क्विक है और ज़्यादा है। कुछ नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट रेगुलेटेड है। देखो अब इस बात को समझो, आप वहाँ की गवर्नमेंट ने ये तय किया हुआ है आप बार्गेनिंग पे वहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। उनने फिक्स कर दिया कि गोल्डन वीजा के लिए 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, वो 4.6 करोड़ का कुछ आसपास उनका दिरहम में बोलते हैं ना, 2 मिलियन दिरहम, 2 मिलियन दिरहम पे आपको गोल्डन वीजा मिल जाएगा। अब वो गोल्डन वीजा के लिए 20 मिलियन दिरहम में ही आपको फ्लैट दिखाएंगे, उससे कम में है ही नहीं। अब बार्गेनिंग के नाम पर जब वो बार्गेनिंग करते हैं तो उनको पता है कि इसकी नीड क्या है। उन्होंने पूरी तरह से अपनी प्राइजेस को रेगुलेट किया हुआ है। जब वो आपको बार बार बोलते हैं ना सर 8% यहाँ पर रिटर्न है, 6% रिटर्न है, तो मैं उस पूरे मार्केट को घूम के आया हूँ। मैंने कहा ये रिटर्न अश्योर कैसे करते हो? बोले सर हम ही रेट बढ़ा देते हैं। जब बाजार आप अपने कंट्रोल से चला रहे हो तो वो ओपन बाजार कैसे हुआ? बाजार डिमांड और सप्लाई से कंट्रोल होता है। अगर सप्लाईज आपकी इतनी बढ़ गई फिर भी आप प्राइसेस को बढ़ा के चल रहे हो, इसका मतलब कहीं फटोगे जाके। आज दुबई में आप देखो, जहां देख रहे हो वहां हाई राइज बिल्डिंग खड़ी है, हर दूसरा आदमी वहां दलाली कर रहा है। इंडियंस जिनको पार्ट टाइम नौकरी करनी है वो अपनों को यहाँ फ्लैट बेच दे रहे हैं। एक कंपनी है डैन्यूब करके, उसने तो पूरा बॉलीवुड नचा दिया वहां। अरे सर वो तो हर पॉडकास्टर के पास पहुंच गया। ये कंपनी तो इंडिया में बहुत फेमस है, डैन्यूब, सबको पता है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। और उसका वो जो मालिक है भाई साहब, उसको बचपन में मुझे लगता है बॉलीवुड का कोई क्रश वरश रहा होगा। आज आए दिन पूरे टाइम छाया रहता है। तो कुल मिलाकर उसको पता चल गया कि इंडिया को सपने बेचे जाते हैं और सपनों के लिए सेफ जगह यहाँ पे है। बस वो सेफ्टी फीचर दिखा के, दुबई के 4 चश्मे दिखा के उसको बेच रहा है। कुल मिलाकर के सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से दुबई जाना है तो ये एक अपने आप में किसी का आर्ग्यूमेंट हो सकता है। बाकी हम लोगों ने हर तरह से कैलकुलेट किया। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आप NRI बन जाते हो तो बात अलग है, अदरवाइज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई बड़ा फीचर नहीं है जो मुझे लगता है।
क्योंकि आप यहाँ पर भी बहुत अच्छी जगह पर निवेश करके, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो मैं कोरोना काल में एक प्रॉपर्टी लिया था, कोरोना के बाद में उसके दाम बहुत अच्छे मिले मुझे। बट सर ये होता है ना कि कैसे कहा जाता है, व्हेन यू आर सेट एंड डन विद इन्वेस्टिंग इन योर ओन कंट्री, तो सेकंड कंट्री फिर कहीं ना कहीं तो अगर बंदा सोचता है तो फिर वो बाहर जाता ही है। मतलब अगर तुम यहाँ सेटिस्फाई हो गए हो। जो इंडिया से लोग जा रहे हैं ना, मैं बताता हूँ, जो यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं, उनकी एक बहुत बड़ा फीचर है वो ये कि वो इंडिया से 200 कितना दिन है वो 240 था पहले, तो अब 301 305 कुछ कर दिया है। 365 में से 240 दिन आपको देश से बाहर रहना है। अगर आप एनआरआई हो जाते हो तब आप अपनी उस अर्निंग पर भारत सरकार को टैक्स देने के लिए लायबल नहीं हो। तो ऐसे में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। बड़े सारे इन्फ्लुएंसर्स, इवन फिन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो वहाँ जाके काम कर रहे हैं। ये जो क्रिप्टो वगैरह का काम कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी का जो फॉरेक्स का, वो वहीं से काम कर रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार को टैक्स के लिए लायबल नहीं है, प्लस वहाँ बढ़िया जो सेविंग्स आ रही हैं उस पर टैक्स नहीं है। तो उस तरीके से वो जगह बहुत अच्छी है। लेकिन अगेन वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया से कई टाइम्स ज़्यादा है। आप यहाँ पर जितना बड़ा घर ओन कर रहे हो, या इसका अगर इतने बड़े का रेंट मानकर चलो, वहाँ पर कम से कम 3 और 4 टाइम्स तो इजीली हो। वहाँ का हेल्थ केयर भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर। फैसिलिटीज़ बहुत महंगी हैं, मतलब उस तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं। बट सर हर इंडियन के मन में कहीं ना कहीं, मतलब सिटीज़ लाइफ में अगर मैं कहूँ, या हम यंगस्टर्स के भी, ये तो है ही कि कुछ टाइम बाद फैमिली को लेकर इंडिया से निकलो, यहाँ कुछ नहीं बचेगा आने वाले टाइम पे। हवा पॉल्यूटेड हो गई है, ये हो गया है, एजुकेशन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा, स्कूल जितने महंगे हो रहे हैं, अंट शंट फीस हो रही है। तो कहीं ना कहीं यंगस्टर्स तो ये सोच ही रहे हैं बाहर मूव आउट करने का। तभी कनाडा की पीआर और इधर उधर की पीआर लोग वक्त रहते कर देते हैं अप्लाई। ये ऐसे समझो सर कि आज मुझे, आपको, या फिर जो सो कॉल्ड कनाडा जा रहे हैं या अमेरिका जा रहे हैं, उन लोगों को इंडिया ने जो दिया उस वजह से वो इस लायक हुए कि वो बाहर जा सकते हैं। तो ये तो वो वाली बात हो गई ना, कल को आप अपने माँ बाप भी छोड़ ही दोगे, आप अपने यार दोस्त भी छोड़ ही दोगे, आप फिर इंसान कहाँ बचे? सर यहाँ पे कंपैरिजन आप गलत कर रहे हैं, ये तो थोड़ा मैच नहीं हुआ। अच्छा, थोड़ा अच्छा एग्जांपल दीजिए आप। आओ ना डिबेट करता हूँ। करते हैं। आपने पॉइंट रखा कि सर यहाँ से जाने वाला व्यक्ति इंडिया को इसलिए छोड़कर जाना चाह रहा है क्योंकि यहाँ पर करप्शन बहुत है, यहाँ पर पॉल्यूशन बहुत है। आज जिस पॉल्यूशन की वजह से, मैं पॉल्यूशन को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉल्यूशन का सख्त खिलाफत करता हूँ। एनवायरनमेंट के लिए मेरे मन में भी उतना ही दर्द है जितना उस जाने वाले के लिए है। लेकिन आप अपने इस पूरे एफर्ट को देश छोड़ने में लगाने की जगह कुछ बेहतर बनाने में लगाते। देखो किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सर बेहतर तो वैसे बना ही रहे हैं, बट इंडिया में आप देखो स्टेप भी तो इन चीजों को, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। एक बहुत बड़ी गलती क्या है पता है? मैं क्यों करूं, मेरी जगह कोई और क्यों नहीं कर रहा। ये जो मैं क्यों करूं वाली लाइन है ना, आप अपना कंट्रीब्यूशन काउंट करा दो कि मैंने इतना कंट्रीब्यूट किया, मेरा प्रयास विफल रहा। अब आप बोलेंगे कि सर मेरे को पॉलिटिशियन थोड़ी बनना है। मत बनो भाई, एक्टिविस्ट बन जाओ, एनजीओ में जाओ, सिविल सर्विस क्रैक करो। 1000 नंबर ऑप्शन हैं आपके पास करने के लिए। आप अगर एज एन सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर भी हैं, आज वो एक लड़की ग्रेटा थनबर्ग, छोटी सी बच्ची ने पूरे वर्ल्ड में हाहाकार इस बात का मचाया हुआ है क्योंकि वो हर जगह जगह एक्टिविज्म के लिए खड़ी हो जाती है। इतना ही अगर आपके अंदर सेंसिटिविटी है तो आओ ना, भारत में भी खड़े हो जाओ ना प्रधानमंत्री के सामने, मेरा देश बचाओ, मेरा जिला बचाओ। दिखोगे ना, आप सुर्खी बनोगे ना। कर कौन रहा है? मैं नहीं, कोई और करे। मैंने एक सिंगापुर की केस स्टडी बनाई, उसके अंदर वहाँ के एक पीएम थे, उनका नाम अभी मैं मिस कर गया हूँ, जिन्होंने सबसे पहले जो पीएम बने वहाँ पे, उस सिंगापुर में जहाँ कभी अफीम के नशे के अंदर लोग पड़े रहते थे, सिंगापुर आज से सन 1959 से पहले की अगर मैं बात करूँ तो सिंगापुर ऐसा था जैसे कि स्लम्स, झुग्गी झोंपड़ियाँ, पूरी अर्थव्यवस्था। मात्र 65 साल में सिंगापुर इतना बदल गया कि आज दुनिया के अंदर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 4th टॉप कंट्रीज में वो शामिल है। $93,000 से ऊपर पर कैपिटा इनकम है। 60 लाख लोग रहते हैं, लेकिन हर 8वां व्यक्ति करोड़पति है। यार करने के लिए किसी को तो सेक्रीफाइस करना पड़ा ना दोस्त। अब सवाल ये है कि मुझे तो इस देश को छोड़ के जाना है, तो जाओ यार, फिर तो अफेक्शन की बात आ गई ना। करेक्ट। कि आप किसके प्रति वफादार रहे। फिर आप ये मत कहो, अब जैसे थोड़े दिन पहले वो जो डोंकी रूट से निकल करके गए थे लोग, जिनको अमेरिका ने बेइज्जत करके भेज दिया, मेरा उस पर एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था कि आज इंडिया के जो लोग इस बात के लिए दुखी हो रहे हैं कि इन्हें इस तरह बेकदरी करके भेजा है, कम से कम इस बात पर भी तो गुस्सा दिखा दो कि ये यहां से गए थे भारत का पासपोर्ट फाड़ के। आप वहां गए कैसे थे? आपने वहां जाकर यह कहा कि इंडिया में मुझे खतरा है ना? तभी गवर्नमेंट आपकी ये राष्ट्रभक्ति थी।
अब आपके लिए हम रुदन करें, ये हमारी राष्ट्रभक्ति है यार। ऐसे देश प्रेमी हमें भी नहीं चाहिए, सिविल मतलब सिटीजन्स भी नहीं चाहिए। ये हमको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। और रही बात इसकी कि मेरे करने से क्या होगा, तो मेरे भाई मेरा कहना यह है कि आप अपने हिस्से का काम कर लो, देश अपने आप अच्छा हो जाएगा। आज मैं ऑनेस्टली सारे टैक्स पे करता हूँ। मैंने गवर्नमेंट जॉब किस लिए छोड़ा, क्योंकि मेरा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था। मैं सरकारी नौकरी भी कर रहा था और मुझे पढ़ाने में मज़ा आ रहा था। मैं चाहता तो मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। मुझे कहा गया कि नहीं सर, क्या फ़र्क पड़ रहा है, आप अपने फ्री टाइम में अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। मैंने कहा नहीं यार, ये मेरा एथिक्स नहीं कहता। जो लोग मुझे जानते हैं वो कल को ऐसी ही गलत प्रैक्टिसेस करेंगे और वो डिफेंड करेंगे खुद को कि नहीं हम तो ये भी करते हैं और वो भी करते हैं, उनको देखो वो भी करते हैं। मुझे बुरा थोड़ी लगता है यार, अशोक स्तंभ था मेरे कंधे पे, बड़ा सम्मान था, बड़ी फौज थी। उसके बावजूद भी मैंने कहा नहीं ये गलत है, या तो मैं ये करूँगा या मैं ये करूँगा। अगर मेरे ये दोनों कन्फ्लिक्ट करने लग गए तो निश्चित ही कुछ और लोग गलत मोटिवेट हो जाएंगे। तो मैंने मेरी जिम्मेदारी क्या निभाई, बीइंग ए टॉप क्लास टॉप टैक्स पेयर अपनी सिटी का, मैंने अपनी तरफ से गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके अपने काम को पसंद किया। इससे दो बड़े फायदे हुए। पहला, लोगों के दिमाग में इस बात का फियर फैक्टर खत्म हुआ कि सरकारी नौकरी सबसे बड़ी चीज़ होती है। मैंने कहा नहीं, ऐसा तो नहीं होता, अपना काम भी बड़ा होता है। आज भगवान के आशीर्वाद से काफ़ी बड़ी टीम मेरे साथ काम करती है, उनका घर मेरे वजह से चल रहा है, तो ये अच्छी बात है ना। तो आप एग्जाम्पल सेट करो। आज बहुतों में बहुत सारा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी टीम ने उस दिन बहुत चीयर किया जिस दिन मैंने जॉब छोड़ा। बोले सर आपने अब हमें ये कॉन्फिडेंस भर दिया कि इस काम को भी बड़ा किया जा सकता है। आपको भी जिस फील्ड में आप हो अनसर्टेन है सर, पता नहीं कि कल क्या होगा, लेकिन आप कूद गए ना, तो ये विश्वास है कि कुछ तो होगा। करेक्ट सर, आपने बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेन किया है। मतलब जो हम क्वेश्चंस यहाँ पे डाल रहे थे, हम ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डालते हैं कि उनके माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम आपको पूछ रहे हैं। क्योंकि बात अगर देश की जाए तो हमें भी अपने देश से बहुत प्यार है। क्योंकि और ये समझ में तब आता है जब तुम 4-5 देश 10-15 देश घूम कर आते हो, वहाँ का कल्चर देख कर आते हो, तब समझ में आता है यार भारत हमारा बहुत महान। यार मैं बोल रहा हूँ ना कि भारत के लोग जहाँ जहाँ गए उन्होंने मचा दिया। हाँ सर, सही। बस अब हमको इतना सा करना है। और देखो, सरकार से आपको डिमांड करना पड़ता है। कभी केजरीवाल जी के नेतृत्व में लोकपाल बिल के माध्यम से लोगों ने जब डिमांड किया तो वो नेतृत्व इतना बड़ा बना कि दिल्ली में 2-3 बार केजरीवाल जी की सरकार आ गई। मतलब लोग तो चेंज पसंद करते हैं ना। आपको अगर लगता है कि आप कुछ करना चाहते हो तो भाई सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। किसी और के सेक्रीफाइस का क्रेडिट आप खाओगे तो जमोगे नहीं। सर, आप सिंस आप गवर्नमेंट जॉब में थे तो मैं जानना चाहता हूँ, सिंस आप सिविल सर्विसेज में थे, तो ये ऊपर का प्रेशर, ऊपर से ऑर्डर आना, पॉलिटिशियंस का इन्फ्लुएंस या पॉलिटिकल फेवरिज्म या कोई पार्टी फेवरिज्म, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है? इसका थोड़ा डिटेल आंसर दूंगा। देखो, पहले तो आप लोग तैयार हो चुके होंगे कि मेरे आंसर बड़े डिटेल होते हैं। रीज़न क्या है कि मैं टीचर हूँ और मुझे पॉइंट में आंसर नहीं देना होता है। सर, डिटेल में ही हमें भी समझ आता है क्योंकि हम बहुत नए हैं। हाँ चलो, तो मैं आपको इसका बहुत अच्छा आंसर देता हूँ। होता क्या है ना, हमारे देश में सरकारी नौकरी की चाहत, अधिकारी बनने की चाहत बहुत से लोगों को है। तो बहुत से लोगों को है, तो जब भी आप कोई अधिकारी बनते हैं, आपको बधाई के संदेश के साथ एक जिम्मेदारी का संदेश भी दिया जाता है। भाई बहुत बधाई हो, वर्दी पहन ली? बोले हाँ। सुन, अगर मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा तो फ़ोन उठा लेना। होता है? करेक्ट बात है भाई, मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि लो मेरे भाई से बात करो। अब मुझे नहीं पता है कि वो किन से बात कर रहे हैं, लेकिन मैं साहब अपनी तरफ से उनसे हाथ जोड़ा कर रहा हूँ। मैं भाई साहब देखो, ऐसी गलती हो गई है, मेरे भाई साहब हैं, अगर कर सकते हो मैनेज तो प्लीज कर लेना। अब आप इसे क्या कहोगे? इज इट ए फेवरिज्म? हाँ, फेवरिज्म ही है। क्योंकि आपने रूल को बाईपास करने की बात की। कहाँ फंसे आप? आपका कोई रिलेटिव था, उसको सपोर्ट करने के लिए आपने सामने वाले से रिक्वेस्ट की। वो व्यक्ति जो वहां खड़ा है चौराहे पर तपती धूप में अपनी ड्यूटी निभा रहा है, वो आपकी बात क्यों मान रहा है? साहब बोल रहे हैं, मान ही लेते हैं। ऐसे ही साहब हो सकता है कल को सीएम मुझे कहे कि सुनो मेरा भाई आ रहा है, आप इसको क्या कहोगे? स्केल चेंज हो गया भाई। तो क्या फेवरिज्म होता है? इंडिया यार रिलेशन से चलने वाला देश है। हम हर दूसरे को तो संबोधित भाई कह के करते हैं, और भाई क्या हालचाल है। हम नहीं जानते कि वो कहाँ से आया है, कौन है। और भाई हम रिश्ते तो मिनटों में बनाते हैं ना यार। तो ऐसे में फेवरिज्म को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता। और दूसरी चीज़ जिसे मैं बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं करता वो है पॉलिटिशियंस। मैं बिग रेस्पेक्ट और ह्यूज रेस्पेक्ट पॉलिटिशियंस के लिए रखता हूं। अब आप कहेंगे सर हमारे तो अगर उठा के देखोगे आंकड़े तो इतने % तो क्रिमिनल्स हैं, ये है वो है। यही सवाल था मन में। भाई अब वर्दी पहनी, कुछ तो समझूंगा ना आपकी फीलिंग्स भी। ये अगेन वो वाली चीज़ है जिस पर डिबेट की जा सकती है, पर मैं जिन पॉलिटिशियंस की रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ। आप अच्छा मुझे ये बताओ,
कि आपके इस चैनल पर लोग आपको सुने, इसलिए आप लोग ऐसा कंटेंट भी डालते हो जो लोगों को पसंद हो। करेक्ट बात, करेक्ट। मुझे अपने आप को उतने सारे लोगों को वोटिंग लाइन में लगाकर लेकर आना है जो मुझे वोट दें केवल इसलिए कि मैं अच्छा राजनेता हूं, मैं उनकी बात सुनूंगा। आपको यह आसान काम लगता है? 60 लाख लोगों का एक शहर, वहां से आपको एक सांसद बन के बाहर आना है, उन लोगों को यह कन्विंस करना है कि मेरी सरकार और मैं आपके लिए कितना फायदे का हूं। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी सर। बहुत बार तो बोतल पकड़ा देते हैं, बोतलें बट जाती। देखो आप ऐसे समझो सर, अगेन वही वाली बात है कि बहुत से ऐसे पॉडकास्ट में भी गेस्ट आएंगे जो आपको पैसे पकड़ाएंगे कि सर मेरा इंटरव्यू ले लो ना। फायदे की बात है, किसको किससे क्या फायदा हो रहा है ना। और ये हमारे देश में अक्सर वो लोग भ्रष्टाचार को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं जो खुद ही 100 की पत्ती देके पुलिस वाले से बच के आए होते हैं या 200 रुपए टीटी को देके टिकट लेके आए होते हैं। और वही बैठ करके वही वाली बात जैसे समय रैना के केस में हुआ, समय रैना के कंटेंट को भी क्रिटिसाइज करने वाले वो थे जो बिग कंज्यूमर्स थे। करेक्ट। जो बैठ करके खुद उस कंटेंट को खूब कंज्यूम कर रहे थे, लेकिन जब उसने कुछ किया ऐसा तो सब लोग हाथ धो करके चलो भाई इसको क्रिटिसाइज करते हैं। बीइंग ए टीचर मेरी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी थी कि मैंने बस ये समझाने का प्रयास किया कि क्या नहीं करना चाहिए था, और ये केवल समय रहना पर ही नहीं, बहुत पहले रुक जाना चाहिए था। अब जब तक इसके लिए गाइडलाइंस नहीं बनेगी कंटेंट आते रहेंगे, तो ये बिग वो है। बट सर जैसे आप गाइडलाइंस की बात कर रहे हो तो ये कई लोग ये भी डिबेट करते हैं कि इस पे यार फ्रीडम ऑफ स्पीच ही ख़त्म ही हो जाएगी, जैसे कुणाल कामरा वाला मुद्दा हुआ। तो ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि गवर्नमेंट ये क्रिंज कंटेंट या अभद्र कंटेंट पुश करवा रही है ताकि वो बाद में बिल लेकर आ पाए कि हम इसे रेगुलेट करेंगे, तो फिर तो एंटी गवर्नमेंट हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। ये भी एक बड़ा टॉपिक है, तो इस पे आपका क्या टेक है? इस देश ने वो समय भी जिया है मेरे दोस्त जब सरकारें तय करती थी कि अखबार में क्या छपेगा। वो तो सर आज भी हो रहा है वैसा। इमरजेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ नहीं, मैं आज की भी बात कर मैं और बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। मैं अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूँ जब कलेक्टर को यह पावर थी कि अखबार डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले कलेक्टर की टेबल पर आएगा, वो चेक करेगा कि इसमें कुछ भी एंटी गवर्नमेंट तो नहीं है, तब जाकर वो सर्कुलेट होगा। ऐसे में इस देश ने आजादी पाली, इस देश ने इमरजेंसी के कालखंड को जिया, उस पार्टी से आजादी पाली। भाई जो भी जनता की डेमोक्रेटिक वैल्यूज से खेलेगा, एक पल के लिए वो राजा जरूर बनेगा। अगर जनता को घुटन और सफोकेशन होने लगी, वो बहुत दूसरे दिन सरकारें बदल देती है, या बड़ी बड़ी जनमत को यूं पलटा गया है, मिनटों के अंदर चेंज किया गया है। पर सर मीडिया को देखो आजकल की पूरा एक तरीके से कंट्रोल्ड ही है, ये कह सकते हैं, और जो दिखाना चाहते हैं वैसे वो ही दिखा रहे हैं। दो तरीके से कहेंगे। मैं अगेन पक्ष और विपक्ष रखते हुए चलूंगा। सरकार की बातें करना कि सरकार ने ये काम अच्छा किया, सरकार को एप्रिशिएट किया, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न है, शायद आप लोग ना जानते हो, मैं बताता हूँ। कई बार रवीश कुमार जी अपने सेशंस में ये बात बोलते हैं, एक छोटे से चैनल को भी किसी स्टेट में सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज। वो जो ताम तुमड़े आप देखते हैं ना, क्या वैन लेके घूम रहे हैं, रिपोर्टर भाग रहा है, लाइट कैमरा एक्शन सब चल रहा है, उनकी तनख्वाह, उनकी रोजी रोटी, फिर खुद की जान की हिफाजत, तमाम चीज़ें। इसलिए सरकारों द्वारा चैनल्स को बड़ा पैसा दिया जाता है, और वो पैसा ऑन पेपर राइटफुली DIPR के द्वारा दिया जाता है कि भाई प्रमोशन करना है, इसके लिए सरकार का अपना एक बजट होता है। मैं उदाहरण दूं राजस्थान का, तो राजस्थान में प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स को लगभग 40 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से दिया जाता है कुछ एक चैनल्स को, कि आप ये पकड़ो, आपको करना क्या है। क्योंकि आपको लगता है कि न्यूज़ चैनल का काम क्रिटिसिज्म है, नहीं, सरकार की नीतियों का प्रमोशन भी है। आज अगर न्यूज़ चैनल्स नहीं होंगे, अखबार नहीं होंगे, तो आप कोई योजना लेकर आए तो जनता तक पहुंचेगी नहीं, पहुंचेगी मासेस तक। तो मासेस तक पहुंचाना भी तो चैनल के माध्यम से ही दायित्व है ना भाई, इसीलिए तो डेमोक्रेसी का 4th पिलर उसको बोला है। तो सरकारें क्या करती हैं, समय समय पर इन चैनल्स को प्रमोशन देते समय, पैसा देते समय अपनी तरफ से कुछ शर्तें डालती हैं कि आपको सरकार की नीतियों का इतना समय तक टेलीकास्ट करना है। अब ये बातें चैनल वाले बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते? क्योंकि आपसे उनको एडवर्टाइज के पैसे लेने हैं, आपके सामने उनको दरियादिली दिखानी है, आपके सामने ये दिखाना है कि देखो हम तो खुद ही कर रहे हैं सब कुछ। नहीं, आप जिन चैनल्स को चलते हुए देख रहे हैं, दे आर वेल सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट, और ये सपोर्ट उनकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि देश में जर्नलिज्म करना बहुत टफ टास्क भी है, आसान काम नहीं है साहब। आपको जर्नलिज्म करना है, किसी के गलत फेवर की बात आपने कर दी तो हो सकता है कल वो आपके घर पे आके चढ़ जाए।
तो पत्रकार होने की कीमत भी लोगों को चुकानी पड़ती है, और बहुत से देश में पत्रकारों ने चुकाई भी है, जान से कीमत चुकाई है लोगों ने, है ना। अब आती है दूसरी बात कि ऐसे में सरकार की ही बातें करने वाले जो चैनल्स हैं उनको क्या कहेंगे? फंडेड चैनल कहेंगे, और क्या कहेंगे? गोदी मीडिया कहेंगे, फंडेड चैनल कहेंगे। अगर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति स्टेटमेंट देगा तो वो कहेगा फंडेड चैनल। सरकार उन्हें अच्छे फंड दे रही है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग उन्हें बढ़िया फंड दिया जा रहा है। अब पॉइंट नंबर 2, जो सरकार के अगेंस्ट हैं उनका क्या कहोगे? सरकार के अगेंस्ट है तो फंडिंग नहीं ले रहे हो, फंडिंग छोड़ रहे हो, तो भाई आप 2-4 बात तो ऐसी बोलोगे ना जो सरकार को चुभे, ताकि दूसरी सरकार ऐसी आए जो आपको फंड करे। अल्टीमेटली आप किसी का तो ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो ना। आप अगर सत्ता पक्ष का नहीं तो विपक्ष का कर रहे हो, तो विपक्ष की तरफ से आप अगर विपक्ष के प्रवक्ता बनकर चल रहे हो तो क्या विपक्ष की सरकार आने पर आपको फेवर नहीं दिया जाएगा? क्या कारण है ऐसा कि रवीश कुमार जी संजय सिंह का तो इंटरव्यू लेने पहुंच जाते हैं और बाकियों के लिए इंटरव्यू के नाम पर लिखते हैं कि सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूं? सर सवाल तो सबसे होंगे ना, जब सवाल सबसे होंगे तो सवालों के जवाब भी आपसे बनेंगे। अब अपोजिशन की अगर आप आवाज़ बनते हो तो देश में बननी चाहिए। पत्रकारिता के नाम पर जो पत्रकार अपना धर्म बोलते हैं वो कहते हैं कि हमारा तो क्रिटिसिज्म ही धर्म है। ठीक बात है, आपका क्रिटिसिज्म नहीं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म धर्म हो तो ये देश और सुधार करेगा। आप साथ साथ बताते चलें कि साहब आपने ये काम तो ठीक कर दिया, लेकिन आप कह रहे थे कि 1000 गांवों में बिजली पहुंची है, देखो साहब 2 बच गए। मैं आपका ध्यान दिला रहा हूं कि ये 2 गांव भी आपके ही हैं। आप कह रहे हो कि देखो आप 1000 गांवों में ढिंडोरा पीटते हैं कि बिजली पहुंचा दी, ये गांव आइए यहां पर बिजली नहीं पहुंची। ऐसा तो सर मैं आप में से कहोगे तो गलती किस चीज में से नहीं निकाल पाओगे आप? करेक्ट। सर सिंस आप एक सिविल सर्वेंट थे, आपने बताया ऑफ कैमरा कि आपने शराब के ट्रक व्रक भी काफ़ी पकड़े हैं, और जब हम फेवरिज्म की भी बात कर रहे थे कि ज़रा आप बाईपास करने दो यार, ये साहब ने कहा है, तो हमने ऐसा सुना है सर, बिना पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट के, बिना बड़े फेसेस के, बिना बड़े पैसे के ऐसे इंटरस्टेट स्मगलिंग या कोई भी गलत काम नहीं हो सकता। तो कभी आपने वो चीज़ फेस करी है कि भाई आ गया हो फ़ोन और बाईपास करवाना पड़ा हो, या आपको पता होते सोते भी आपने हेल्पलेस फील करा हो कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें? बहुत बार होता है ऐसा, और ये चीज़ कोई नई नहीं है। मतलब मैं अगर ये बात बोल भी रहा हूँ तो ये मतलब मल्टीपल टाइम हुई बातें हैं। लेकिन हाँ ये सच है कि आपके साथ में ऐसी स्थितियाँ बनती हैं, लेकिन ये इस बात पर होती है कि आपका स्टेक पर क्या लगा है। आप किसी की बात क्यों सुनोगे? आंसर क्या है? आपका स्टेक पर क्या लगा है? ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, आपके खिलाफ चार्जशीट, आपके खिलाफ एक्शन, यही तो सब है ना। और अगर सब कुछ क्लीन हो, मतलब तो खेमका बन जाओगे लो ट्रांसफ़र धड़ाधड़ धड़ाधड़, इधर से उधर घुमाए जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, कोई सी भी सरकार हो, क्राइम को कोई सपोर्ट नहीं करता है। ये बहुत गलत पिक्चरों ने इमेज बना दी है कि मंत्री जी का फ़ोन आया कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। नहीं, इफ़ देयर इज़ ए क्राइम, सरकार की पहली प्राथमिकता होती है कि क्राइम नहीं होना चाहिए। ओपन हार्टेडली कोई नहीं चाहता कि इस तरह के काम हों। अब किसी के निहित स्वार्थ जुड़े हैं, हो सकता है अधिकारी के जुड़े हों, सरकार खामखा बदनाम हो रही हो। बीइंग ए ऑफिसर, अगर मेरे मन में खोट आ जाए कि मेरे को एक ट्रक पार कराना है, उसके 25 लाख रुपए मिल रहे हैं, तो मन में यदि ये ख्याल आ गया, नाम सरकार का हो रहा है कि देखो इस सरकार के काल में ऐसा हो रहा है, हो सकता है कि वो एक अधिकारी ही इसके लिए जिम्मेदार हो। सरकार किस किस को मॉनिटर करेगी? सरकार के पास तो समय लिमिटेड है ना। तो ऐसे में ये मतलब बड़ा ही वेग स्टेटमेंट है कि आप राजनेताओं के दबाव के अंदर ऐसा काम करने देते हैं। नहीं, कोई भी ऑन पेपर क्या यार, कोई भी फोन पे भी कभी ऐसा नहीं करता। हाँ वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपके अपने उसके साथ बताओ। मैं बताता हूँ। जैसे हम लोग ना, मतलब मेरी एक बार दौसा नाम से डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर पोस्टिंग थी, एक्सप्रेस हाईवे उतरता है, वहीं पर ही हम लोग नाकाबंदी करते थे। तो बहुत बार ऐसा होता था, बहुत सारे लोग अननोइंगली सस्ती शराब गुड़गांव से गाड़ी में भर के पार्टी करने के लिए ले जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रूल ये अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको राजस्थान के अंदर शराब कंज्यूम करनी है तो राजस्थान सरकार को टैक्स दो, हरियाणा में कंज्यूम करनी है तो हरियाणा सरकार को दो। लेकिन सस्ती शराब लेकर के लोग 2 घंटे में जयपुर पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में हमारे उसको पता चला कि यार क्या कारण है कि शराब जो है हमारे यहाँ की सेल कम हो रही है। सरकार को रेवेन्यू तो चाहिए शराब से। तो ऐसे में अगर सेल कम हो रही है तो सरकार को लगता है ना कि भाई रोको बाहर से आती हुई शराब को। तो हम लोग नाकेबंदी किए तो वहाँ से कोई बड़ी गाड़ी थी, उसमें बढ़िया लोग बैठे थे, पूरी डिग्गी भर के शराब की बोतलें, बढ़िया जो महंगी शराब होती हैं, वो लाइन से लगी थी। तो अब मैं वहीं बैठा हूँ, सामने कैमरा लगा है, तो ये बात तो बिल्कुल ऐसी है ना कि आप ऑन कैमरा सारे काम कर रहे हो। अब आपने उस काम को रोक लिया कि भाई गाड़ी रुक जाओ, यहाँ पे गाड़ी रुकेगी और आपको अब पेनल्टी देनी पड़ेगी। अब उधर से वो बड़े लोग जो बैठे हैं, सो कॉल्ड बड़े लोग, अगेन वो किसी के भाई, किसी के भतीजे, किसी के साथ अच्छे गुड बुक्स वाले हैं, वो अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे ना।
अब ये छोड़ना गलत क्यों नहीं है? अगेन जब आप कह रहे थे ना कि जब रोड पे खड़ा हुआ किसी हवलदार कांस्टेबल को आप फोन करा के कहते हो भाई मेरी भाई बात कर ले एक बार, तो अब वो आदमी जो खूब ही 1 करोड़ की कार में रहा है, तो हो सकता है उसका भी कोई ठीक ठाक जाहिर सी बात है हो गई होगा, तो वो किसी मंत्री को फोन करेगा, मंत्री का आपके पास फोन आएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, टिल डेट, मैं अब तो सर्विस में नहीं हूं तब भी ये बात बोल रहा हूं, कभी भी किसी मंत्री ने ये नहीं कहा कि हाँ भाई जाने दो गाड़ी, कैसे रोक ली तुमने? नहीं, सीधा एक सवाल कि साहब अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप इनको नियम संगत चीजें बता दो, अगर आपको लगता है कि आप इनकी मदद कर सकते हैं तो प्लीज कंसीडर करना। मेरे एक्सपीरियंस तो यही थे। जितना आसानी से क्या कहा कि राजनेताओं के प्रति मेरे मन में 1% भी ना कांग्रेस ना बीजेपी कोई ग्रज क्यों नहीं है यार, ये लोग जनता के ही तो है ना। इनको लगता है मेरा आदमी अगर परेशान हो रहा है तो मेरे बात करने से अगर बात बन जाए, और बनती भी है, कई बार आप आउट ऑफ रेस्पेक्ट ये बोलते हैं कि सर देखो इन्होंने गलती की है, ये पेनल्टी और ये फाइन है, मेरी जिम्मेदारी कि मैंने ये फैसिलिटेट कर दूं कि सर ये गलती हुई है आपसे, इसका इतना मिनिमम फाइन है जो आपको देना पड़ेगा, तो आपने फैसिलिटेट कर दिया। मैंने अगेन वही कहा, भाई भतीजावाद, असल में हम तो भाई बोलते आए ना यार। तो आपने लिया फाइन? हाँ, ये तो अब समझो आप, अगर आप किसी भी समय टीम के साथ हो, अपराध कभी टीम के साथ होते नहीं है यार, क्योंकि आप अगर अपराध मानसिकता के साथ भी हो तो आप टीम के बीच में एक अच्छा मैसेज नहीं सर्वे करोगे ना। आपकी पूरी टीम साथ में है, आपको वो लीडर के रूप में देख रहे हैं, आप गलत कर रहे हो तो फिर टीम की आपकी लीडरशिप खत्म हो जाएगी जी। तो ये बहुत इंपैक्टफुल चीज़ होती है। सर सिंस हम सारे ट्रेंडिंग मुद्दों की बात कर ही रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, एक बीच में मुद्दा उठा था वक्फ बोर्ड का, और मैं चाहता हूँ हम उस पर थोड़ी बात करें। हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है ऑनेस्टली इसकी, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स को भी नहीं होगी। सिंस आप एक टीचर हो, आप थोड़ा डिटेल में बता सकते हो कि वो क्या है और अब उस पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? आसान भाषा में समझाते हैं, क्योंकि नियम तो इस पर मैंने वीडियोस खूब बनाए हुए हैं, लेकिन अगर किसी को बिल्कुल लैंग्वेज में जैसे हमारी ऑडियंस के लिए एकदम बिल्कुल फ्रेश आसान टॉपिक। भाषा में अगर हम इसको समझें तो ऐसे समझिए कि मुसलमानों को अपने धार्मिक उद्देश्यों के लिए, चाहे फिर वो शिक्षा के लिए हो, चाहे कब्रिस्तान के लिए हो, इनके लिए, या फिर अपनी जो नमाज अदायगी है उसके लिए हो, जिन स्थानों का उपयोग करना होता है उसे वो धार्मिक उपयोग में ली जाने वाली वस्तु और वक्फ कहते हैं। जनरली ये जो जगह है, ये जगह इन्हें दान में दी जाती है। अच्छा, अब मैंने कोई ज़मीन दान में दी स्कूल के लिए, मैंने कोई ज़मीन दान में दी हॉस्पिटल के लिए या फिर मंदिर के लिए, बिल्कुल वैसे ही इस्लाम में वक्फ एक बहुत ही पायस काम माना गया, अच्छा काम माना गया, नोबल काम माना गया। तो ऐसा करके लोगों ने अपनी संपत्ति वक्फ की कि लीजिए साहब इस पर मंदिर बना लो, या इस पर मस्जिद बना लो, इस पर आप दरगाह बना लो, इस पर आप कब्रिस्तान बना लो, इस तरीके से। अब मेरे दान को आपने यूज़ करना शुरू कर दिया। एक और पॉइंट था यहां पर, और वो था वक्फ बाय यूज़र। मान लो कि आपने दान नहीं दी, लेकिन एक मंदिर था, मंदिर का उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं, आप रिलेट कर पाओगे। एक मंदिर था जो मंदिर के रूप में पूज रहा था, तो वो जगह जहां पर मंदिर पूज रहा था वो मंदिर की ही हुई, आप उसे मंदिर कहलाएंगे। ऐसे ही वक्फ बाय यूज़, यानी कि एक क्षेत्र जहां दरगाह बन गई या जहां मस्जिद बन गई, तो अगर मस्जिद बन गई तो वो बाय यूज़ वक्फ संपत्ति हो गई। अच्छा, आपने बहुत बार देखा होगा पिछले कुछ समय में बहुत सी जगह पर हरा रंग पोत करके उसको मजार मीनार जो भी रूप दिया वो पोत दिया गया। बहुत सारी जगह पर एनक्रोचमेंट के नाम पर ये चीजें की गई, बिकॉज लॉ कहता था कि अगर ये यूज में है तो ये वक्फ है। अगर ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए यूज हो रहा है, आपके धर्म के लिए यूज हो रहा है तो ये वक्फ है। और उस समय का कानून, ये उस समय का कानून क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। उस समय का कानून ये कहता था अगर वक्फ की संपत्ति है तो फिर उस संपत्ति को आपको छुड़वाने के लिए आपको क्लेम पत्र में यह कहना पड़ेगा कि यह संपत्ति मेरी है, आपको एविडेंस प्रदर्शित करने पड़ेंगे, वक्फ की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप अगर शिकायत करने इसकी जाएंगे तो ना तो हाई कोर्ट सुनेगा ना सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, वक्फ का अपना ट्रिब्यूनल है जो इस पूरी विवाद को सुनेगा। अच्छा, तो ये दो ऐसी बातें थी, एक वक्फ बाय यूज कि मैंने मेरी जगह यूज कर ली, यहां पर मैंने आज नमाज अदायगी कर ली या फिर मैंने इसको कब्रिस्तान घोषित कर दिया। अब आपकी जमीन थी, मान लो कि आज आपका खेत था, आपकी जमीन पर मैंने आकर के मस्जिद खोल दी, बना ली, अब मैं वहां पर अपनी प्रैक्टिसेस कर रहा हूं, आपको मैंने ये कह दिया कि ये तो जमीन वक्फ हो गई भाई साहब, वक्फ बाय यूज है ये तो। आपने कहा सर मेरी जमीन है, तो बोले जाओ प्रूव करो।
आपके पास दस्तावेज अगर नहीं है, जैसे आज वक्फ बाई यूज के नाम पर उनके पास दस्तावेज नहीं है जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके पास जमीन के कागजात नहीं है, आप कह रहे हो दादा परदादा मेरे यहीं पे प्रैक्टिस करते आए थे, यही तो मेरा ही खेत है, बोले नहीं है ना तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट, अब ये मेरी हुई। आपके पास डॉक्यूमेंट के अभाव में आप न्यायपालिका पहुंचते हैं, न्यायपालिका कहती है सॉरी मैं आपकी सुनवाई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा जो वक्फ का ही, और वक्फ के ट्रिब्यूनल में बैठे हुए लोग भी वक्फ का ही पक्ष रखेंगे। ये मन में भी धारणा होती है और स्वाभाविक सी बात है, आपको उनके कानूनों की इतनी जानकारी नहीं है। तो एक तरह का ऐसा ब्लैंकेट बना हुआ था कि ऐसी संपत्ति रखने वाला वक्फ देश के अंदर थर्ड लार्जेस्ट संपत्ति रखने वाली संस्था बन गया था, आफ्टर सेना, रेलवे और उसके बाद वक्फ। बताओ। अब इसके खिलाफ सरकार ने जो फिलहाल कानून प्राप्त किया वो खिलाफ नहीं है, असल में वो उन लोगों के अधिकारों के लिए है जो कभी अपनी संपत्ति रखते थे लेकिन विवाद भी नहीं कर पाते थे कि सर ये मेरा खेत था अब ये वक्फ हो गया, मुझे नहीं पता। तो अब आप इस विवाद के लिए कलेक्टर के पास जाइए, आपको उस ट्रिब्यूनल के चंगुल से बाहर निकाल दिया। ओके, मतलब सुनवाई की एक जगह दे दी, एक जगह दे दी। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं भी हैं तो भी अब आप जाइए, आप अपना प्रमाण दीजिए कि मैं इतने समय से यहां रह रहा हूं, सुनवाई होगी। अब आप हाई कोर्ट भी जा पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जा पाएंगे। तो टेक्निकली जिन लोगों की जमीनें गई उनको रोका गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार आपने सुना होगा ताजमहल को वक्फ ने क्लेम कर दिया। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज साहब बोले कि हाई कोर्ट को भी वक्फ के नाम पर वो आ गया था, फरमान आ गया था कि ये वक्फ है। तो हाई कोर्ट तक को भी अगर जगह को कोई वक्फ के नाम पर यूज करने की बात बोल रहा है, सर ये तो हमारी संपत्ति है, तो कभी कोई कानूनी दावपेच फंस गया, चाहे पुरातत्व विभाग का ही फंस गया। अगर उनको लग रहा है कि ये हमारी जगह वक्फ थी, वक्फ के नाम, जैसे आपने देखा लाल किला है, लाल किला कभी ना कभी तो इस्लाम से संबंधित रहा है, उसमें भी कोई ना मस्जिद मीनार कुछ ना कुछ होगा। तो ऐसे में फिर बोले साहब ये तो हमारा था, तो ऐसे में आप कैसे अपनी एंशिएंट आर्कियोलॉजी को सेव करोगे? तो सरकार को आवश्यकता थी अपनी संपत्तियों के संरक्षण के लिए कम से कम ऐसा कानून तो हो जब सरकार खुद भी पार्टी बनकर के कह सके कि अरे छोड़ दो यार इसको। तो सही बात है सर, हमने तो कंटेंट देखा, अंबानी के घर को भी बताया जा रहा है कि ये वक्फ। मैं बोल रहा हूं ना, आप आकर के किसी भी जगह प्रैक्टिस करने लग गए तो वो वक्फ बाई यूज हो गया। अब डोनर के, मैं आया और मैंने कहा कि सर ये यूज कर लेना, मैंने आकर के आपको यूज करने का काम दे दिया, सर ये मेरी जमीन है आप इसको यूज कर लो, आपने तारबंदी कर दी। आप किसी भी जमीन को कर दो ना ऐसे, तो फिर तो इसलिए आप देखेंगे कि जो 2013, अगर मैं सही हूं, एक बार चेक करने का नंबर होगा ये, जब से वो संशोधन हुआ उसके बाद से वक्फ की संपत्ति जस्ट डबल हो गई। वक्फ बाई यूज के नाम पर देश में इतनी तेजी से संपत्ति बढ़ी, जहां जहां प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां वक्फ। इसलिए तो आज जो ये कानून आया जिसका विरोध भी हो रहा है वो इस बात पर ज्यादा हो रहा है कि आपने हम लोगों को वक्फ बाई यूज के नाम पर जितनी भी जगह विवादित जगह हैं अब हमें वो छोड़नी पड़ सकती हैं। तो भाई देखो, जमीन का दावा तो ऐसा होता है ना, जिसको भी छोड़ना पड़ता है वो विरोध बड़ा करता है ना, नंबर एक। और दूसरा जो विरोध हो रहा है आजकल वो इस बात पर है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें गैर मुसलमानों को भी एंट्री दी जाएगी। अब गैर मुसलमानों को एंट्री देने का लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जिनकी संपत्तियां ली गई हैं उनमें से भी तो कई गैर मुसलमान हैं, उनका पक्ष कौन सुनेगा? अगर सभी वो हो गए जो वक्फ बाई यूज के लिए मुसलमान ही हैं तो वो पक्ष उसका कैसे लेंगे? करेक्ट बात है। इस वजह से मेरे हिसाब से समझाया मैंने। हाँ सर, समझ में आ गया सर। बट जैसे ये अभी अनुराग कश्यप वाला मुद्दा भी चल रहा है, जातिवाद, फिर उसके बाद धर्मवाद, फिर तो आपको सच में ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिशियंस चाहते हैं ये चलता रहे मुद्दा, पार्टी ऐसी चलती रहे, वोट ऐसे ही आते रहें, कहीं पे एजुकेशन कम रहे ताकि हम इन्हें कंट्रोल करते रहें? ऐसा मतलब मूवी के नैरेटिव्स होते हैं या कुछ ऐसा कहा जाता है कि जैसे मूवीज़ में ही देखा ना, एक गांव का लड़का शहर जाके पढ़ लिख के आ गया, फिर वो गांव में आके पढ़ाता है, फिर वो समझते हैं कि हमारे नेताजी नहीं चाहते थे कि हम पढ़ जाएं वरना हम प्रोटेस्ट करते। तो आप सच में ऐसा सोचते हो कि हायर पावर्स नहीं चाहती कि मतलब वो डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहती है लोगों को इन मुद्दों में ताकि बड़े मुद्दों पे बात ना हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ज़्यादा अमीरी किस में है? मैं आपका गेहूं चुराऊं या फिर मैं आपको एक बार में ही चैट जीपीटी जैसा कोई भी ऐप बनाकर दूं जो एक यूज़र से 2000 रुपये महीने ले? कमाई जिसमें टेक्नोलॉजी वाइज ज़्यादा ना, टेक्नोलॉजी कब डेवलप होगी? जब लोग पढ़ेंगे। हाँ, तो ये कहना कि इनने हमको नहीं पढ़ने दिया, यार सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करती हैं पढ़ाने के लिए कि आप पढ़ो। ड्रॉपिंग रेशो आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उन लोगों का जिनको ऑप्शन दिया गया था कि पढ़ो, पर वो नहीं पढ़ रहे क्योंकि उन्हें लग रहा है कि रोजगार नहीं है साहब, इसलिए नहीं पढ़ रहे।
आप प्रयास कितना कर रहे हो इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा हो। अगेन वही वाली बात है कि मुझे पता है कि मैं अगर थोड़ा और एजुकेशन ले लूंगा तो और अच्छा प्रोड्यूस कर सकता हूं, बट मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इस समय को निकाल के उसमें दे पाऊं। तो जो मिल रहा है वही बढ़िया है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमारा इतना इनर्शिया है कि हम कुछ करना नहीं चाह रहे। घर में भेड़ बकरी चरानी है, खुश हैं कि 4 भेड़ अपनी तो हैं, लेकिन पढ़ने के नाम पर फिलहाल ये छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है बाद में मेरा अपना बाड़ा हो, लेकिन आज क्यों छोड़ूं? तो वो जो इनर्शिया है जो हमें आगे ग्रो नहीं करने दे रहा, उसको लोग कहते हैं कि गरीब को गरीब रहने दो, नेताजी ऐसा चाहते हैं। नहीं, नेताजी चाहते हैं कि इसरो जैसा संस्थान बने। अगर कोई करप्शन भी करना है तो आज यूएस को आप उठा के देखो ना यार, इतना इंटेलिजेंट बना दो देश को कि एलॉन मस्क अगर चुनाव राष्ट्रपति का लड़वा भी रहा है तो आपको दिक्कत ही नहीं हो रही। आज मोदी जी को यह बताने में दिक्कत हो रही है कि अडानी मुझे चुनाव लड़वा भी रहा है कि नहीं लड़वा रहा है। अगर देश पढ़ा लिखा होता तो अडानी को स्वीकार ही कर लेता ना कि हाँ भाई बढ़िया है, करा, क्या दिक्कत है। 2-4 जुड़ जाओ कांग्रेस के साथ, 2-4 जोड़ समाजवादी पार्टी से, सब जुड़ जाओ, लड़ाओ चुनाव। यूएस में क्या हो रहा है, लिटरेट कंट्री होने का उसको सबसे बड़ा फायदा यही तो हुआ है कि लो भाई आराम से चलो, सबको पता है कौन किसके साथ है, खुलेआम मंच पर सब साथ में है और चल के काम हो रहा है। बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करा तो यार पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा पैसे कमाता है, पर सर जो हिंदू राजनेता भी ज्यादा पैसे कमाते हैं अगर वो पढ़ लिख जाते हैं। पर सर जो हिंदू मुस्लिम हो जाती है, मीडिया में भी देखते हैं या मूवीज में भी देखते हैं, ये तो नैरेटिव सेट किया जाता है ना। मतलब जब तक राइवलरी, 2 पार्टीज में राइवलरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट को ज्यादा वो नहीं होगा फायदा। इसको और आसान करता हूँ, मुझे राजनेता होने की कीमत क्या चुकानी पड़ती है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है जनता को एक मुद्दे पर एकजुट करने के लिए। इसलिए देश में ऐसे मुद्दे तलाशे जाते हैं जिस पे आप पूरी तरह से यूनाइटेड कर सको लोगों को। बहुत आसान है, पाकिस्तान को 4 बातें सुनाओ, सब एक। देश को इसरो के माध्यम से चांद पर लेके जाओ, सब एक। इंडिया पाकिस्तान को चुनाव क्रिकेट मैच हराए, सब एक। स्पोर्ट्स के थ्रू। लेकिन सब में नशा जो है ना वो थोड़ी सी देर का है। चंद्रमा पे एक बार ही तो लैंडिंग करोगे, हर दिन थोड़ी करोगे। क्रिकेट 1-2 बार ही तो लड़ोगे, चुनाव में 2-4 बार थोड़ी खेलोगे, मतलब मैच में खेलोगे। इन सब का जो इम्पैक्ट है वो बिल्कुल वैसा ही है, संदीप माहेश्वरी के मोटिवेशन की तरह कि थोड़ी देर का बाद में खत्म होना है। तो ऐसे में कौन सा ऐसा मैटर है जो लॉन्ग टाइम तक आपको ये याद दिलाता रहेगा कि हमें यूनाइट रहना है, वोट बैंक के लिए भी और राष्ट्रवाद के लिए भी। हर तरह से आपको ये फायदे का ही सौदा लगता है। अगर मुस्लिम वोट एक हो तो किसी का पक्ष चलेगा, हिंदू वोट एक हो तो किसी का पक्ष चलेगा। लेकिन अब ना ऑडियंस भी और वोटर भी बहुत स्मार्ट हो गया है, वो केवल इन चीज़ों पर नहीं भटकता। आज अगर बीजेपी अपने प्रोमिसेस को नहीं रखती, कश्मीर जैसे मुद्दे के ऊपर से उसने जिस तरह का स्टैंड लिया, राम मंदिर को लेके जो स्टैंड लिया, तो ऐसा नहीं लगता ना कि ये चीज़ें रिपीट हो पाती सरकारों में। आप काम करके दिखाते हो तो लोग आपको रिवार्ड देते हैं। इतनी बार ऐसा थोड़ी अपोजिशन के मुंह पे ताला लगा हुआ है, खूब बोला गया है। तानाशाह चला था ना पिछली बार, अब तानाशाह अभी भी चल तो रही है, लेकिन नैरेटिव कहाँ है? तो नैरेटिव तो देश ने खूब बनाए, लेकिन जनता ने फिर भी कुछ मान करके तो चलाया ना कि यार चलने दो। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारों को लगता है कि उनको उलझा के रखो, नहीं, आपको मजा आता है। आप तो खुद जानते हैं ना, कंटेंट क्रिएटर हैं, जनता जो सुनना चाह रही है आप वही परोस रहे हो। तो ऐसे में टीवी को पता है कि कंटेंट क्या देखा जा रहा है। आप देखना अगर हिंदू मुसलमान बंद कर दोगे तो टीवी चलाना बंद कर देंगे, नेता करना बंद कर देंगे। सिंपल एज दैट। ऑल राइट सर, मज़ा आ गया आपके साथ बात करके, और आपका इस समय फंक्शन में जाने का भी वक्त हो चुका है। आज तो दावत है। मज़ा आ गया सर आपसे बात करके, और उम्मीद है जनता को भी मज़ा आया होगा। सर हम चाहते हैं जो नए लोग, हमारी और लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं, आप सिंस स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हो, कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलते हो, जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए भी आप एक मैसेज अगर दो। मैसेज तो मैं अपने हर सेशन के एंड में एक ही देता हूँ, और वो सेशन सबको मानना चाहिए। और वो केवल इतना है कि अगर वाकई में, जब शुरुआत हम कर रहे थे एक बात से कि हम अपने हिस्से का क्या काम करें जिससे मेरा देश ग्रेट हो जाए, तो मैं हर मैसेज एक एंड में देता हूँ, और वो ये है, बड़ों का सम्मान करो, छोटों को प्यार दो, और अपना व्यक्तित्व ऐसा बना लो कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। अगर हम इतना सा भी पार्ट निभा गए अपने व्यक्तित्व का, हिंदुस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। वाह, इसकी व्याख्या में आप कितना भी आगे निकल जाओ, लेकिन सच्चाई है। सही बात है। बॉटम लाइन पे बात करिए आपने, बिल्कुल मिन लीस्ट टू लीस्ट इतना कर लो अपने आसपास। ऑल राइट दोस्तों, ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। अगर आप सर को पहली बार सुन रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सर के YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियोस ऑलमोस्ट डेली आप स्ट्रीम करते हो सर? हाँ, डेली स्ट्रीम करते हैं सर, और बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करते हैं। आप सर के चैनल से जुड़ सकते हैं, यहाँ गोल बटन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। और बस यार, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। टिल देन चलो जी, बाय बाय सर। जाते जाते आप बता दो एक बार हमारे नाम क्या, अगर आपको याद है तो। हो जाए सर, एक बार हो जाए। ये ट्रिक क्वेश्चन है, अगली बार
नेक्स्ट एपिसोड डन होगा फिर सर। बिल्कुल। चलो दोस्त, चलो जी आप बहुत अच्छे हैं, तीनों के साथ समय का पता नहीं चला सर, शुक्रिया। सीरियसली आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आप में से जो मेरे व्यूअर्स हैं जो आप इन्हें देख रहे हैं, और भी आप इनका कंटेंट कंज्यूम करें और इनको भी अपनी तरफ से सजेशंस दें ताकि कौन सा कंटेंट ये और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अल्टीमेटली आप जो देखना पसंद करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स वही बनाना पसंद करते हैं। आप अपनी चाहतें लिख कर भेजें, ये और अच्छा कंटेंट बनाएंगे मिलजुल कर एक अच्छा क्या बात कह दी। थैंक यू सो मच। ओके जी, बाय बाय। चलो बाय।